हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2, सेक्शन 5 to 53A, जिनमें से 5 to 37 मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी पूरे भारतवर्ष में अगर एक्ट ऑफ पार्टीज द्वारा ट्रांसफर हो रही है तो उन पे लगने वाले साधारण सिद्धांत है। और 38 से 53A के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफर कर रहे हो भारत में कहीं भी आप बाय एक्ट ऑफ पार्टीज से किसी भी प्रकार की, तो उस पे लगने वाले साधारण बंद। क्लियर? अभी हमने पढ़ी है सेक्शन 5, दैट इज डेफिनेशन। किस बात की डेफिनेशन? जिस पे पूरा एक्ट डिपेंड करता है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का अंतरण। डेफिनेशन बोर्ड पे है जो हमें अभी याद करनी है। एक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एन एक्ट, एक कार्य बाय विच, जिस कार्य के द्वारा एनी लिविंग पर्सन, एक जीवित व्यक्ति, यहीं पे खत्म हो गया विल, तो विल यहीं खत्म हो गया। सर विल तो जीवित व्यक्ति तो लिखता है, नहीं आप नहीं समझ रहे। जब कन्वे कर रहा है प्रॉपर्टी तब लिविंग होना चाहिए, लिखते वक्त नहीं। प्रॉपर्टी कन्वे मतलब मेरे से आप में जा रही है तब क्या मैं जीवित हूं? विल कब इफेक्टिव होती है ये बताइए। क्या मेरे जीते जी विल इफेक्टिव हो पाएगी कभी? विल कब इफेक्टिव होती है? मेरे मरने के बाद। मैं मरूंगा उसी के बाद होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो लिविंग पर्सन हुआ ही नहीं तो विल पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लागू नहीं होगा। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मींस एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन, लिविंग पर्सन का अर्थ जान गए, यानी विल इसमें नहीं आती है, ये पता लग गया है। डज नॉट इंक्लूड विल, क्योंकि जब तो प्रॉपर्टी कन्वे हो रही है तब आप जीवित नहीं रहते। लिविंग पर्सन में आर्टिफिशियल पर्सन्स भी आते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं लीगल पर्सन्स। व्यक्ति की परिभाषा में आर्टिफिशियल, कृत्रिम व्यक्ति भी आते हैं, लाइक कंपनी, एसोसिएशंस, फर्म्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ये सब भी आते हैं। क्या एक कंपनी संपत्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकती है क्या? क्या एक कंपनी, अरे शेयर्स दिया जाना, डिविडेंड्स दिया जाना कौन दे रहा है आपको? कंपनी तो दे रही है। क्या कंपनी ट्रांसफर नहीं कर सकती है क्या प्रॉपर्टी? जी हाँ कर सकती है। क्या वो लिविंग पर्सन है? जब तक वह डिसॉल्व ना हो जाए कंपनी भी एक क्या है, लिविंग पर्सन की कैटेगरी में सब आ जाएंगे, सभी आ जाएंगे। जितने भी आप नाम जानते हैं जिनको एक विधिक अस्तित्व मिलता है, लीगल एंटिटी जिसे बोलते हैं, जिनको भी ये क्या मिलती है, लीगल एंटिटी मिलती है, यानी विधि अलाउ करती है कि हाँ भाई साहब इसको हम किसी व्यक्ति, इसको एक व्यक्ति मानते हैं, वो सभी इसमें आ जाएंगे। चाहे ट्रस्ट हो, चाहे कॉर्पोरेशन हो, चाहे कंपनी हो, चाहे फर्म हो, चाहे एसोसिएशन हो, चाहे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो, एनीथिंग, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, कुछ भी, ये सब विधि के अंतर्गत ही तो बनते हैं। तो ऐसी सभी चीजें भी क्या मानी जाएगी, लिविंग पर्सन। तो वापस से पढ़िए सेक्शन 5, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मींस एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन। यहां तक हुआ। अलग अलग लिखे हैं मैंने ताकि मेन मेन चीजें अलग अलग पैरा में रहे। यहाँ क्या हो गई, लिविंग पर्सन हो गया, सेकंड के अंदर कन्वेज हो गया। क्या हो गया? कन्वे। कन्वे का मतलब होता है एक व्यक्ति से दूसरे में कोई चीज जान। यहां ट्रांसफर वर्ब भी यूज कर सकते थे, परंतु परिभाषा में ही वही शब्द यूज करना बहुत गलत चीज होती। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन ट्रांसफर प्रॉपर्टी। कितना अजीब लगता, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स ट्रांसफर। नहीं समझ रहे मेरी बात? तो इसलिए क्या वर्ड यूज किया है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मींस एन एक्ट, बोलो, एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी। कन्वेज का मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रॉपर्टी जाना। प्रॉपर्टी जाना मतलब हक जाना, उसमें इंटरेस्ट जाना। जरूरी नहीं है मालिकाना हक ही जाए हमेशा, कुछ में केवल पोजेशन जाता है, कुछ में केवल ओनरशिप जाती है, पोजेशन रह जाती, कुछ में केवल कुछ इंटरेस्ट जाता है, वो सभी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। मैंने आपको मकान लीज पे दिया, काय पे दिया? क्या ओनरशिप आप में चली गई क्या? राइट टू यूज चला गया, केवल क्या चला गया है, पोजेशन साथ में राइट टू यूज चला गया।
मैंने आपको प्रॉपर्टी सेल कर दी, क्या चली गई? ऑनरशिप, पोजेशन सब चला गया। मैंने आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, क्या चला गया? ऑनरशिप, पोजेशन सब चला गया। मैंने प्रॉपर्टी मॉर्गेज पे रखी है, आप केवल इंटरेस्ट आप में गया है। कई मॉर्गेज में पोजेशन भी नहीं जाती, जैसे ये मकान है मॉर्गेज पे है ना, तो ऑनरशिप भी मेरे पास है, पोजेशन, कईयों में ऑनरशिप जाती है, कईयों में पोजेशन जाता है, टेम्परेरी ऑनरशिप जाती है। मॉर्गेज के अलग अलग तरीके हैं, तो सब में अलग अलग चलता है। तो कन्वेंस में सब आ गया। इंटरेस्ट, एक्चुअल वर्ड देखो तो क्या हो रही है? इंटरेस्ट जा रहा है प्रॉपर्टी में किसी अन्य के। वो इंटरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ ओनरशिप हो सकता है, वो इंटरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ पोजेशन हो सकता है, वो इंटरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूज हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। क्लियर? एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, इन प्रेजेंट और इन, कुछ भी नहीं भूलना इसलिए अलग अलग लिखा है। ऊपर लिविंग पर्सन नहीं भूलना, फिर कन्वेज नहीं भूलना, फिर इन प्रेजेंट और इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, मतलब ये प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही, ध्यान रखिएगा, कन्वे की बात हो रही। कन्वे कब हो रहा है? या तो आज या भविष्य। प्रॉपर्टी भविष्य में मेरे पास प्रॉपर्टी आने वाली है, उसको मैं नहीं बेच सकता। यहां ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में ये जो वर्ड है इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, ये किसके लिए बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? कन्वे कब करूंगा मैं कह सकता हूं कि मैं मेरा फोन आपको 5 लाख में, 5,000 में बेचता हूं, आज ले जाओ। मैं मेरा फोन आपको 5,000 में बेचता हूं, जो कि आपको डिलीवर होगा 4 महीने बाद। इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर दोनों ही हो सकते हैं। चले आगे, यहां तक बोल दो एक बार। एन एक्ट बाय विच लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। किसे सर? सिंपल है, इसीलिए अलग अलग कर दिया। ये तीनों तो कंपलसरी है, ये तीनों बातें तो, ये तीनों ऑप्शनल में है, या तो ये, या तो ये, और या फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए इनको ऐसे लिखा है और इनको ऐसे लिखा। ये तो कंपलसरी है। यहां भी इन तीनों में से एक तो क्या है? कंपलसरी। तीनों में से कोई भी, यानी टोटल 4 चीजें मिला के क्या बनाती है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। इन तीनों में से किसे दे रहा है ट्रांसफर? किसे कर रहा है? टू एनी वन और मोर अदर लिविंग पर्सन। ट्रांसफर जिसे होता है वो एक व्यक्ति भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, पर उन सब के लिए भी क्या जरूरी है? जीवित होना है। मरे हुए व्यक्ति को या जो पैदा ही नहीं हुआ है उस व्यक्ति को प्रॉपर्टी ट्रांसफर है। सर हमने पढ़ा है धारा 13, हमने पढ़ी है धारा 20, सब बात करेंगे उसके बारे में। अभी के संबंध में तो आप जानिए क्या सर वो इसके अपवाद है? लोग कहते हैं अपवाद है, पर वो अपवाद डेफिनेशन का अपवाद होता तो यही लिखा होता। वो इसके अपवाद नहीं, उसे समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन रही है। बाकी जो लिखा है ना धारा 13 अनबॉर्न के संबंध में ट्रांसफर, तो सर लिविंग तो है ही नहीं, अनबॉर्न है, इसका मतलब लिविंग नहीं है, तो ट्रांसफर हो ही नहीं सकती। हम बात करेंगे वो कैसे होता है, वो ट्रिक है ना कि इसका अपवाद। ट्रांसफर करने वाला लिविंग होना चाहिए, जीवित होना चाहिए, और जिसको ट्रांसफर की जा रही, यानी यहां तो समझ आया विल नहीं हो सकती, और यहां समझ आया कि मैं कहता हूं कि यार मेरे भैया के जो अब पोता होगा उसको मैं मेरी जमीन ट्रांसफर करता हूं, क्या मैं ये ऐसी डीड बना सकता हूं? अभी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि कोई व्यक्ति पैदा हुआ ही नहीं। जरूरी है क्या भैया के पैदा हो लड़का, भैया के लड़के के लड़के पैदा हो, पोता हो? कोई भरोसा नहीं। होती हो सकता है कुछ भी नहीं, क्या भरोसा। तो वो हम बाद में बात करेंगे, इसलिए यहां बोला देने वाला भी लिविंग, पाने वाला भी लिविंग। अनबॉर्न को प्रॉपर्टी ट्रांसफर, और जो मर गया उसका तो मतलब ही नहीं है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करें। क्लियर? कितने को हो सकती है? इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एनी वन, मैं आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता हूं, मैं पूरे मेरे जो परिवार है उसको ट्रांसफर, पूरी क्लास को ट्रांसफर कर सकता हूं, 10 लोगों को कर सकता। एक प्रॉपर्टी 10 लोगों को ट्रांसफर नहीं हो सकती क्या? हो सकती। क्या दिक्कत है? नहीं होती है क्या? आप 3 दोस्त मिलके आए कि हाँ भाई साहब ये गाड़ी खरीद लें यार, रोज रोज मोटरसाइकिल दुख पाओ, तीनों जाके पेमेंट दिया, गाड़ी खरीदी तीनों,
तीनों को वही ट्रांसफर, क्या दिक्कत? तो देने वाला लिविंग, पाने वाला एक भी हो सकता है, एक सेकंड, एक हो गया। दूसरा ये बाद में जोड़ा गया, इसको देखिए, टू खुद खुद को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं सर, इज इट पॉसिबल? जी हाँ। मैं मेरा फोन मेरे को बेच रहा हूं 20,000 रुपए में, मस्त बात है। इधर से 20,000 निकाले, इस जेब में डाल दिए, इस जेब से फोन निकाला, इस जेब में डाल दिया, यही हुआ। वेरी गुड। हाँ बोलिए। वेरी गुड। आपकी लीगल कैपेसिटी अलग है अगर, तो आप ऐसा कर सकते हैं। मैं कोचिंग के डायरेक्टर के तौर, जो हूं नहीं, कोचिंग के डायरेक्टर के तौर पे कोचिंग का लैपटॉप, जो कोचिंग की प्रॉपर्टी है, उसे मैं सेल कर सकता हूं नवरतन सिंह को, एज एन इंडिविजुअल। स्टेटस चेंज हो गया, लीगल स्टेटस चेंज हो गया, लीगल एंटिटी चेंज हो गई, लीगल कैपेबिलिटी चेंज हो गई। इधर मैं क्या हूं? अरे भाई मैंने एक कंपनी खोली, ठीक है, उसके अंदर हमने 10-10 लाख रुपए लगाए, 4 लोग मिल गए। क्या मेरी सारी संपत्ति कंपनी की संपत्ति है क्या? तो कंपनी की संपत्ति सारी मेरी संपत्ति है क्या? नहीं। क्यों नहीं सर? स्टेटस चेंज हो गया ना, विधिक। यहां मैं कंपनी का मेंबर हूं, उसके नाते जितना मेरा राइट लाइबिलिटी बनता है उतना ही बनता है। मैं पर्सनली मैं एक कंपनी मेंबर हूं, पर्सनली मैंने 5 करोड़ का लोन ले रखा है, कंपनी चुकाएगी क्या? कंपनी के नाते लोन ले रखा है तो चुकाना। लीगल एंटिटी चेंज हो गई है, लीगल स्टेटस चेंज हो गया, आपका विधिक व्यक्तित्व चेंज हो गया। तो मैं एक फर्म होने के नाते मैं सोच रहा हूं कि यार एक फर्म खोली जाए, जिसमें कुछ पार्टनर्स भी डाले जाएं, अकेले से इतना नहीं हो पा रहा है। मैंने एक फर्म खोली, अब मेरा ही सारा ये सेटअप है, मैं उनको क्यों दूं ऐसे ही? तो मैंने मेरा ये सेटअप किसे बेच दिया? फर्म को बेच दिया। फर्म अकेला भी खोल सकता, आजकल आपको पता है सिंगल वो पार्टनरशिप फर्म भी होती है, किसी और की जरूरत भी नहीं है, आप अकेले भी क्या खोल सकते हैं, फर्म बना सकते हैं। फर्म के ना, फर्म की तरफ से मैं खरीद सकता हूं, मैं अपनी तरफ से फर्म को बेच सकता हूं, चाहे दोनों में हूं मैं ही। ऐसा किया जा सकता है। क्लियर? एक ट्रस्ट बना लिया, वो सारी प्रॉपर्टी मैंने ट्रस्ट को ट्रांसफर कर, ट्रस्टी भी मैं ही हूं, ट्रांसफर करने वाला भी मैं ही हूं। क्या हो सकता है? हाँ, कब हो सकता है? जब आपका विधिक स्टेटस चेंज। सर यहां लिविंग क्यों नहीं लिखा? देने वाला वही तो है, जिंदा है तभी तो दे रहा है। नेक्स्ट, किसे दे रहा है? टू हिमसेल्फ और वन और अदर लिविंग। पहले एक चीज जो मेरी थी, अब मैंने अपने आप को और किसी अन्य को भी उसमें दो पार्टनर बना दिए। दैट मीन्स क्या हो गया है? मैंने अपनी संपत्ति किसी एक या एक से अधिक को, यहाँ फर्म के अंदर 5-6 लोग हैं, उनमें मैं भी एक हूं। मैंने मेरा लैपटॉप फर्म को बेच दिया तो मेरे को भी सेल हो गया, और 4-5 अन्य को भी हो गया। यहाँ फर्म में मैं अकेला आदमी हूं, मैंने अपना लैपटॉप फर्म को बेच दिया तो अपने आप को ट्रांसफर किया। यहाँ अपने आप प्लस लोगों को भी किया है, यहाँ किसको किया है? केवल अपने आप। तो ऐसा हो सकता है। पहला वापस से बोलिए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन, इतना एक एक करके, बाय विच अ लिविंग पर्सन, साइड हो गया। कन्वेज प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कैसी हो सकती है? मूवेबल, इमूवेबल, कोई भी हो सकता है, दोनों पे लागू है, ठीक है, दो हो गए। तीसरा, इन परसेंट और इन क्या? कन्वे, अभी भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। किसे? एनी वन और मोर अदर लिविंग पर्सन, एक या एक से अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को, या स्वयं को। स्वयं को समझ तो आ गया, डिफरेंट लीगल एंटिटी होने पे आप कर सकते हैं। और या स्वयं को एवं एक से अधिक, एक या एक से अधिक अन्य लोगों को, लिविंग पर्सन। क्लियर? और ट्रांसफर, प्रॉपर्टी ट्रांसफर किसे कहते हैं? ये अगर आपने काम कर दिया, कन्वे कर दिया, तो बोल दिया जाएगा इट इज टू
ट्रांसफर प्रॉपर्टीज टू परफॉर्म सच एक्ट। ये तो खत्म। लिविंग पर्सन में क्या आता है, नीचे पढ़ लीजिए। लिविंग पर्सन इंक्लूड्स ए कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। चाहे आपने उनका क्या नहीं करवाया है, निगमन करवाया हो या ना करवाया। अगर आपने कंपनी खोल रखी है, आपने फर्म खोल रखी है, तो हम मान लेंगे। But nothing herein contains shall affect any law for the time being force relating to transfer of property to or by companies, association or body of individual। इस धारा की कोई बात, अगर कंपनी लॉ खुद कह रही है कंपनी ट्रांसफर करेगी तो कैसे करेगी, कंपनी को ट्रांसफर होगा तो कैसे होगा। पार्टनरशिप एक्ट खुद कह रहा है पार्टनरशिप फर्म अगर कोई ट्रांसफर करेगी तो कैसे करेगी, परचेज करेगी तो कैसे करेगी। तो उनके नियम तो लागू होते ही नहीं। हम तो हमारा सिंपल बता रहे हैं कि ट्रांसफर कंपनी भी कर सकती है और कंपनी को भी हो सकता है। कंपनी लॉ अलग से कहता है नहीं कंपनी ट्रांसफर करेगी तो ये भी रिक्वायरमेंट है, तो वो तो पूरी करनी पड़ेगी। वो अलग से कहता है फर्म ट्रांसफर करेगी तो ये भी रिक्वायरमेंट है, तो वो अलग से पूरी करनी पड़ेगी। हम हमारी तरफ से इतना कह रहे हैं, एक कंपनी फर्म एसोसिएशन द्वारा भी और एक कंपनी फर्म एसोसिएशन को भी ट्रांसफर हो सकता। क्लियर? एक बार लास्ट बार डेफिनेशन बोल दीजिए बिना देखे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन conveys property in present or in future to बस हो गई हिंदी वाली। आगामी धाराओं में संपत्ति के अंतरण से ऐसा कोई कार्य अभिप्रेत है जिसके द्वारा कोई जीवित व्यक्ति, अंडरलाइन द वर्ड जीवित व्यक्ति, एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को या स्वयं को या अथवा स्वयं और एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को चाहे वर्तमान में या भविष्य में संपत्ति हस्तांतरित करता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब हो गया और संपत्ति का अंतरण करना, ऐसा कार्य करना। जीवित व्यक्ति के अंतर्गत क्या आता है सर, कंपनी, संगम, व्यक्तियों, निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं हो। किंतु एतस्मिन् अंतर्विश कोई बात कंपनियों, संगमों, व्यक्तियों, निकायों को या के द्वारा किए जाने वाले संपत्ति अंतरण के संबंधी किसी तत्समय प्रवृत्त विधि पर प्रभाव। अगर कोई लॉ बना हुआ है और वो कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट बताता है तो वो तो पूरी करनी ही पड़ेगी, हम उसमें पंचायती नहीं। चले आगे। नेक्स्ट सेक्शन 6, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर कोई कहे टीपी में सबसे महत्वपूर्ण क्या है तो धारा 6। पूरे टीपी में सबसे महत्वपूर्ण है तो कौन सी धारा है, धारा 6 सेक्शन 6। सर ऐसा क्या है इस सर? ऐसा ये है कि मैंने ऐसा कोई एग्जाम नहीं देखा जहां टीपीआई और धारा 6 ना पूछी गई। नाइदर प्री नॉर मेंस इंटरव्यू, कुछ भी करेंगे पता नहीं क्या करेंगे, ये धारा तो आई जाती है उनके मन में। क्या है इंडेक्स, सबसे ज्यादा प्रीलिम्स में पूछी जाती है इसकी इंडेक्स। व्हाट मे बी, कौन सी संपत्तियां हैं जो ट्रांसफर हो सकती है। हेडिंग तो क्या लिखी है, व्हाट मे बी, अंदर उल्टी बात लिखी है, व्हाट मे नॉट बी ट्रांसफर लिखा। ये धोखा है ये, नहीं है क्या? कौन से डॉक्टर से मिलके आए हैं, क्या कहा गया उसके द्वारा? 2 लीटर पानी सुबह 2 घंटे में गटका दो, 2000 मिलीलीटर पानी टैंकर बुलवा दे 12 सांगा, एक टंकी से सीधा आपके यहाँ टेबल तक कनेक्शन, सिप सिप सिप। पानी वाले ने कैंपर देना बंद कर दिया, आप घर से लाने लग गए कैंपर। वाह, पानी कैंपर नहीं है क्या सही में? है शाम को कहाँ देखे गया शाम को?
फोन करो। हाँ हाँ, बात खत्म। फोन करो उस पर ना, क्लास के बाद, अभी नहीं। बाकी यही इतना पानी बहुत है। क्लास क्लास तक ये चल जाएगा। थैंक्स थैंक्स बोलो रे सारे। चलिए यार, कहाँ थे हम? सेक्शन 6, व्हाट में भी क्या अंतरित हो सकता है। एक्चुअल में अंदर क्या लिखा है? क्या अंतरित नहीं हो सकता। कितने क्लोजेज हैं देखिए। क्यों, डीडी भी तो एक 10 दिख रहे हैं, पर उस 10 में भी कुछ ऐसे क्लोजेज हैं, उनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा है, तो वो भी हमें पढ़ने पड़ेगा। क्या पढ़ना है सबसे पहले? क्या ट्रांसफर नहीं हो सकता। लिखा तो क्या है, हेडिंग तो क्या है, क्या ट्रांसफर। इन्होंने ऐसा लिखा कि सब कुछ ट्रांसफर हो सकता है सिवाय इनको छोड़कर। हेडिंग तो ठीक भी बनती है, वर्ड में भी ट्रांसफर के सब कुछ ट्रांसफर हो सकता है। पेन, कॉपी, शर्ट, बुशेट, टेबल, कुर्सी, एसी, फ्रिज, मकान, जमीन, प्लॉट, सब ट्रांसफर हो सकता है सिवाय इन चीजों को छोड़कर। ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, और समस्या क्या है, बच्चे रटते हैं इनको, क्योंकि ऑप्शन नहीं है दूसरा रटने के अलावा। पर हमें रटना, रटना तो है, पर पहले समझना है। आइए देखते हैं क्या ट्रांसफर किया जा सकता है अथवा क्या ट्रांसफर नहीं किया। पढ़ूं? वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। मेरे पास ये आगामी लिस्ट, अभी कुछ सालों की लिस्ट पड़ी है, 2-3 स्टेट की, जहां छत्तीसगढ़ और एमपी की कहाँ कहाँ रखा है ये। 2009 एमपी एडीजे, 2010, 2016 एमपी एडीपीओ, 2010, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21 एमपी सीजे, 2018 एमपी एडीजे, 2022 एमपी एडीजे, छत्तीसगढ़ सीजे, 2015, 16, 17, 19, 2023। ये सिर्फ मैं लिस्ट बताई है एमपी और छत्तीसगढ़ की। तो शायद आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ पा रहे हैं। ये एक ऐसी धारा है जो आती ही आती, कुछ आए नहीं आए टीपी में से, ये तो आएगा ही आएगा। क्लियर? आई। व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में बी ट्रांसफर। टेंजिबल हो, इनटेंजिबल, टेंजिबल इंटेंजिबल का मतलब, टेंजिबल मतलब जिसका कॉर्पस, कॉर्पोरियल प्रॉपर्टीज, जिसका कोई फिक्स ढांचा हो, जिसको टच, ये टेबल जा सकता है, इज कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी, दैट इज टेंजिबल प्रॉपर्टी। इंटेंजिबल मींस गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब क्या है, इनटेंजिबल है, जिनका कोई कॉर्पस नहीं है, जिनका कोई शरीर नहीं है, जिनको छुआ नहीं जा सकता। चाहे यहां क्या लिखा है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मे बी ट्रांसफर्ड। मेरे पास एक किताब है, पढ़ने के काम आती है, क्या वो ट्रांसफर हो सकती है? जी। और पहले चलते हैं, एक पेड़ उगाया हुआ है, क्या वो ट्रांसफर हो सकता है काटने के बाद? जी। कटा, बिना कटा हुए ट्रांसफर हो ही सकता है जमीन के साथ। उसके बाद उसकी लकड़ियां क्या ट्रांसफर हो सकती है? जी। उसके बाद उसके कागज बनाए, क्या ट्रांसफर हो सकते हैं? जी। उसके बाद उस पे प्रिंट करके छाप दी बुक, क्या वो ट्रांसफर हो सकती है? जी हाँ। उसके बाद बुक मैंने पढ़ ली, सब हो गया, क्या मैं अब किसी और को पढ़ने के लिए ट्रांसफर कर सकता हूँ? जी हाँ। वो बुक कोर्स से, सिलेबस से हट गई, पुरानी हो गई, एडिशन पुराना हो गया, क्या वो कबाड़ वाले को ट्रांसफर हो सकती है? जी। कोई उसकी राख बन गई, क्या राख भी ट्रांसफर हो सकती है क्या? यस सर। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में भी ट्रांसफर, डजंट मैटर व्हाट काइंड। क्या हालात है, मेरा फोन अभी जिस हालात में है, आज से 10 साल पहले था, आज से 10 साल बाद भी जिसमें होगा, वो ट्रांसफर हो सकता है। वैल्यू अलग होगी, परंतु ट्रांसफर हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात। प्रॉपर्टी ऑफ धूल भी हो सकती है, ट्रांसफर होती है कि नहीं होती है? सब चीजें ट्रांसफर होती। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में भी ट्रांसफर, एक्सेप्ट
किसे छोड़कर सर? as otherwise provided by this act or by any other law for the time being in force। जिनको ट्रांसफर करने के लिए या तो इस विधि ने मना कर दिया है या किसी अन्य विधि द्वारा स्पष्ट मना, वो ट्रांसफर नहीं होती। अन्य विधियां समय समय पर मना करती रहती है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे, पर पहले हम चर्चा करते हैं इस विधि ने कौन कौन से ट्रांसफर को मना किया। पढ़े, पक्का पढ़े। ए से लेकर एच के 1 क्लोज तक, ये मैं बाद में डिवाइड कर दूंगा, एक बार के लिए बता रहा हूं। ए क्लोज से लेकर एच के 1 क्लोज तक वो संपत्तियां हैं जो ट्रांसफर नहीं हो सकती। सर बाकियों में संपत्ति की बात नहीं है, या तो ट्रांसफर ही इनएलिजिबल है या ट्रांसफरर वो जो भी है वो इनएलिजिबल है। ए से H1 तक ऐसी प्रॉपर्टियां हैं जो खुद प्रॉपर्टी में कोट है, वो ट्रांसफर नहीं हो सकती। आइए पढ़ते हैं, पढ़ो, याद करने हैं और समझना है पहले। आइए पहला पॉइंट, किसी किस्म की संपत्ति इस अधिनियम या किसी अन्य तत्समय परिवर्तित विधि द्वारा बंदी के सिवाय अंतरित की जा सकेगी। पहला पॉइंट, किसी प्रत्यक्ष वारिस की संपत्ति का उत्तराधिकारी होने की संभावना मात्र। अगला क्या लिखा है, ये क्या है, कुल्य, कुल्य लिखा है क्या? किंसमैन मतलब रिश्तेदार। कुल्य की मृत्यु पर किसी नातेदार की वसीयत संपत्ति अभिप्राप्त करने की संभावना या इसी प्रकृति की कोई अन्य संभावना मात्र अंतरित नहीं की जा सकती। The chance of an heir apparent succeeding to an estate, the chance of a relation obtaining a legacy on the death of a kinsman, or any other mere possibility of like nature cannot be transferred. So एक शब्द में बोलूं तो स्पेस सक्सेशन कैन नॉट बी ट्रांसफर। ये क्या होता है सर? लैटिन वर्ड। mere chance of possibility cannot be transferred। संभावना ट्रांसफरेबल नहीं है कि मेरे पास संपत्ति आएगी। मान लीजिए एक व्यक्ति है एक्स, उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, एकमात्र औलाद है वाई। एक्स की तबीयत रहती है बहुत खराब, डॉक्टर ने कह दिया लास्ट 1 महीना है, जी ले अपनी जिंदगी। वाई अड़ी की रहा है, ये करोड़ों आएंगे, अभी से इसे पता है, अभी से ऐश चालू हो गई है, एनर्जी फुल है, तो भाई साहब खर्चा करना चालू कर दिए हैं। जहां से भी खर्चा लेता है, पैसा लेता है, उनको कहता है कि पापा की प्रॉपर्टी में से ये तेरा, ये मेरी होनी है, ये तेरा। क्या ये ट्रांसफरेबल है क्या? क्यों नहीं सर, इसी के पास तो आनी है। क्या फर्क पड़ता है? आनी इसी के पास है, मेरी बात को समझो। नहीं आई तो उसी के बाद हो सकता है, मेरी बात का रियल जवाब है ये, हो सकता है 1 महीने में एक्स सारी संपत्ति बेच दे, हो सकता है एक्स अपनी वसीयत लिख दे अपने नौकर के ऊपर, हो सकता है अपनी सारी संपत्ति दान कर दे। mere chance of possibility cannot be transferable। पहला जवाब क्या है? केवल संभावना कि मेरे पास संपत्ति आएगी, उस संभावना मात्र को ट्रांसफर नहीं कर सकते। यही 3 पॉइंट लिखे हैं, देखो क्या लिखा है। द चांस ऑफ एन हेयर अपैरेंट सक्सीडिंग टू एन स्टेट, हिंदी में किसी प्रत्यक्ष वारी की सब, भाई इस आदमी के बाद मेरे पास ही हेयर
हेरिडिटरी यानी ऊपर से वसीयत, वसीयत क्या वो उस इंटेस्टेट मरने पे संपत्ति मेरे पास ही आने है, अवसीयती मरने पे संपत्ति मेरे पास ही आनी है, वो मैं क्या ट्रांसफर कर सकता हूँ क्या पहले? नहीं। दूसरा, द चांस ऑफ रिलेशन ऑब्टेनिंग लीगेसी ऑन डेथ ऑफ ए किंसमैन, कि मेरा कोई रिश्तेदार है दूर का, वो मरेगा तो उसके और कोई है नहीं, तो मेरे को भी उसका कुछ ना कुछ मिल सकता है, या वसीयत में शायद उसकी वो जाते जाते मेरे की यार मैंने इतनी सेवा की कुछ तो लिख के गया होगा, तो वो जाएगा तो मेरे पास जो वसीयत से आएगा वो मैं आपको ट्रांसफर, वसीयत लिखना तो टीपी के दिन नहीं आता है, परंतु वसीयत से मेरे पास जो संपदा आएगी वो मैं आपको भेज दूं। इन्होंने बोला वो भी नहीं हो सकता, और इसी प्रकार की केवल कोई संभावना मात्र ट्रांसफरेबल नहीं, जो कि हम करते रहते हैं। दोस्त दोस्त बैठ के नहीं करते क्या आप है? सैलरी तो अलग बात है, मेरी बात सुनो। अगर मेरे पास 5 करोड़ रुपए हुए तो भाई तन एक स्कॉर्पियन पक्का है? ये क्या है? आने की पूरी संभावना बाबा ने कहा है मेरे को। हाँ ड्रीम 11 पे लगाया है, आज आने वाला है पैसा, और वो पैसे में से इतना तेरा, मेयर चांस ऑफ पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी, समझ पा रहे हैं? चाहे वसीयत से आ रहा हो, चाहे गैर वसीयती आ रहा हो, चाहे अन्य किसी चांस पॉसिबिलिटी हो, ये ट्रांसफरेबल नहीं। क्लियर? क्लियर? ठीक। इसका अपवाद जरूर हम पढ़ेंगे सेक्शन 43, स्टॉपल 43 में ही है, जो आप एविडेंस में 115 में पढ़ा करते थे। इसकी एक मैक्सिम और लिख लो, नेमो, कहीं डॉट है कहीं डेट है, नेमो डॉट क्वाड नॉन हैबिट, ये मैक्सिम लिखो, नेमो डॉट क्वाड नॉन हैबिट, क्वाड क्यू यू ओ डी, क्यू है ये, क्यू, नेमो डॉट क्वाड नॉन हैबिट, मतलब सर नो वन कैन ट्रांसफर, नो वन कैन ट्रांसफर better title than he himself has. Has लगेगा, have लगेगा? No one can transfer better title than he himself has. कोई भी व्यक्ति उससे अधिक हित को अंतरित नहीं कर सकता जितना उसके स्वयं के पास है। सुन पा रहे हैं? कोई भी व्यक्ति उससे बेहतर इंटरेस्ट किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता जितना उसके खुद के पास। मतलब मेरा फोन है, मेरा है, मैं बेच सकता हूं, जी हाँ। मैं उस फोन में चार्जर भैया का यूज करता हूं, क्या मैं वो भी बेच सकता हूं फोन के साथ? जी नहीं। मेरा फोन किस्तों पे चल रहा है, क्या मैं बिना किस्त के फोन ट्रांसफर कर सकता हूं अगले? जी नहीं। मेरे खुद के पास ही ये हक नहीं है कि बिना किस्त दिए फोन रख लूं, है क्या ये हक? किस्त तो भरनी ही पड़ेगी, तो किसी और को दे रहा हूं, तन कोई जरूरत कौन किस्त भरने? नो वन कैन ट्रांसफर। मैं एक, ये मकान है, इसके अंदर सिर्फ पढ़ाने तक का हक रखता हूं, तो मैं किसी अन्य को पढ़ाने का हक दे सकता हूं, आपको पढ़ाना, आपको पढ़ाना, आप पढ़ा, क्या मैं इस मकान को बेच सकता हूं? नहीं। नो वन कैन ट्रांसफर द बेटर टाइटल देन ही, मेरे को खुद को ही हक कितना है पढ़ाने का, मैं ज्यादा से ज्यादा क्या ट्रांसफर कर सकता हूं आपको? आप बैठ जाओ, पढ़ लो, पढ़ा दो। मेरे खुद के पास ही यूज का राइट है, तो मैं बेच कैसे सकता हूं आपको? क्या, और आपको बेच भी दूंगा तो क्या आपको मेरे से ज्यादा हक मिल जाएगा? नहीं, मेरे खुद के पास ही नहीं था। मैं किसी प्रॉपर्टी में 20% का मालिक हूं। कितना मालिक हूं? क्या मैं वो प्रॉपर्टी 100% बेच सकता हूं आपको? 40, 30? नहीं। कितनी हाईएस्ट? 2? हाँ। 5? हाँ। 10? हाँ। 20? हाँ। 21? नहीं। नो वन कैन ट्रांसफर
बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज, और ये टीपी नहीं, सोगा नहीं, सभी चीजों का एक बेसिक नियम है, कोई भी व्यक्ति, और ये टीपी में बहुत जगह काम आएगा, उससे अधिक हक ट्रांसफर नहीं कर सकता। लिख लिया ना हिंदी वालों ने, कोई भी व्यक्ति उससे अधिक हक ट्रांसफर नहीं कर सकता जितना वह स्वयं रखता है। नेमो डॉट क्वाड नॉन हैबिट, याद रहेगा, बोल के बताओ, नेमो डॉट क्वाड नॉन हैबिट। No one can transfer the better title than he himself has. कोई भी व्यक्ति उससे अधिक हक ट्रांसफर या अंतरण नहीं कर सकता जितना वह स्वयं रखता। चले आगे। तो मेयर चांस ऑफ पॉसिबिलिटी खुद के पास आई नहीं, की कोनी प्रॉपर्टी मुआदी थारी, खुद के पास है क्या, तेरे पास है क्या, तो उससे ज्यादा कैसे खुद तो फोकटिया मांगता घूम रहा है। कोई व्यक्ति उससे अधिक ट्रांसफर नहीं कर सकता जो स्वयं के पास ही जो है उतना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे, चले आगे। ये था सेक्शन 6 का ए पॉइंट। कौन सा पॉइंट? ए। क्या बोलते हैं? स्पेस सक्सेशन या मेयर चांस ऑफ पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी ट्रांसफर। याद रहेगा, लैंग्वेज आपको याद करनी है, मैं समझा सकता हूं चीजें। मेयर चांस ऑफ पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी ट्रांसफर। क्लियर? संभावना, केवल संभावना मात्र अंतरित नहीं की जा सकती। मेयर चांस ऑफ सक्सेशन, मेयर चांस ऑफ पॉसिबिलिटी क्या होता है? बी, ए मेयर राइट ऑफ री एंट्री फॉर ब्रीच ऑफ ए कंडीशन सब्सिक्वेंट cannot be transferred to anyone except the owner of the property affected thereby. किसी उत्तर भाव्य शर्त के भंग के कारण पुनः प्रवेश का अधिकार मात्र उस व्यक्ति का जिस पर तद द्वारा प्रभाव पड़ा है, स्वामी के सिवाय किसी व्यक्ति को अंतरित नहीं किया जा सकता। मैंने आपको ये मकान लीज पे दिया, काय पे दिया? लीज पे, और कुछ शर्तें लगाई, इतने बजे तक एंटर करना है, ये लोग ऐसी प्रकृति के लोग, महिलाओं की इनकमिंग बंद है, यहां पर आनी नहीं चाहिए। आपने कोई भी शर्त उसकी भंग कर दी। शर्त भंग करने पर अगर वापस इस संपत्ति को कोई ले सकता है तो वो कौन ले सकता है? मालिक, जिसने आपको दिया है राइट, वही उस राइट को। ये नहीं हो सकता है कि हाँ शर्त भंग करने पर बी री एंट्री करेगा या बी ये डिसीजन लेगा कि कौन री एंट्री करे। ये राइट भी केवल किसका हो सकता है? केवल मालिक का हो सकता है। तूने ये पालन नहीं किया तो ये संपत्ति सी को चली जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। मेयर राइट टू री एंट्री कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड एक्सेप्ट टू दी ओनर हिमसेल्फ। वो खुद, आपने लीज की शर्तों का भंग किया, खुद आ सकता है, पर किसी अन्य को ऐसा नहीं कह सकता, कोई अन्य डिसाइड करेगा या कोई अन्य उस वक्त आ। हिंदी वाले, किसी उत्तर भाव्य शर्त के भंग, उत्तर भाव्य शर्त तो समझ पा रहे हैं, ट्रांसफर होने के बाद, कन्वे होने के बाद कोई शर्त है कि भाई कुछ शर्तें होती है पहले कि तू 20,000 एडवांस देगा तो रूम की चाबी मिलेगी, ये तो हो गई कंडीशन प्रीसिडेंट। कुछ शर्तें होती है जो आपको बाद में पालन करनी होती है, कन्वे के बाद में। आपको इतने बजे ताला लगा दे देना है बाहर के गेट के, महिलाएं नहीं आएगी, ड्रिंक नहीं करोगे, मांस मदिरा का सेवन नहीं होगा, ये शर्तें हैं उत्तर भाव्य शर्त लीज देते वक्त। वापस बढ़िए, किसी उत्तर भाव्य शर्त के भंग के कारण पुनः प्रवेश का अधिकार, पुनः मतलब अब मेरा वापस राइट आ जाएगा, आपका राइट खत्म हो जाएगा। ये अधिकार मात्र उस संपत्ति का जिस पर तद द्वारा प्रभाव पड़ा है, स्वामी के सिवाय किसी अन्य को अंतरित, केवल ये अधिकार मात्र ट्रांसफर। आप पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हो, मैंने आपको लीज पे दी प्रॉपर्टी, कुछ शर्तें लगाई, अब पीछे से पूरी की पूरी प्रॉपर्टी हिमांशु जी को ट्रांसफर कर सकता हूं और उसके साथ री एंट्री का राइट भी जा सकता है, पर केवल री एंट्री का राइट हिमांशु जी को ट्रांसफर, इसलिए लिखा मेयर राइट टू री एंट्री कैन नॉट बी ट्रांसफर। वापिस पढ़िए, ए मेयर, अंडरलाइन द वर्ड मेयर राइट ऑफ री एंट्री। क्या पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है? अगर पूरी की पूरी मैंने हिमांशु जी को कर दी तो क्या हिमांशु जी आपको बाहर निकाल सकते हैं? क्या हिमांशु जी अंदर आ सकते हैं उस प्रॉपर्टी के? जी।
पर क्या केवल ये अधिकार ट्रांसफर किया जा सकता है क्या हिमांशु जी को, कि अगर शर्तें भंग हुई तो आप इनको बाहर निकाल देना? नहीं, ये राइट तो किसका रहता है? ऑनर का ही। प्रैक्टिकल लाइफ में लोग ऐसा करते हैं, परंतु एक्चुअल लाइफ के अंदर ये राइट केवल मालिकाना हक दे सकते हो आप किसी को पूरा, तब वो आदमी री एंट्री कर सकता है, बाकी नहीं। सी पॉइंट। तो पहला, mere chance of succession cannot be transferred, mere possibility cannot be transferred. Second, mere right of re-entry, केवल right of re-entry मत लिखना, mere right, केवल right of re-entry ट्रांसफर नहीं। री-एंट्री का राइट तो ट्रांसफर है, प्रॉपर्टी के साथ ट्रांसफरेबल है। ठीक। तीसरा, सेम बात है, एन ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम द डोमिनेंट। कोई सुखाचार अधिष्ठायी स्थल से पृथकतंत्रित नहीं। जानते हैं सुखाचार क्या होता है? ये मेरी जमीन है, मकान है, बिल्डिंग है, वो भी, ये पड़ोसी का खेत है, मैं अपने प्लॉट में जाने के लिए पड़ोसी के यहां से रास्ता यूज करता हूं। क्लियर? हमारे पास एक एक्ट है, ईजमेंट एक्ट, वो कहता है यदि ये रास्ता मैंने ओपनली विदाउट इंटरप्शन एज एन ईजमेंट कंटिन्यू, कितने समय के लिए? 20 साल के लिए यूज कर लिया है, तो मेरा ये जो राइट है रास्ते का, वो क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट हो जाएगा और एंड इंडेफिशिएबल हो जाएगा, आत्यंतिक। और आप में से जिन्हें नहीं पता, पहली बार सुन रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिए। हमारे एक अधिनियम है, सुखाचार अधिनियम, जो ये कहता है आप अपनी संपत्ति के फायदाप्रद उपभोग के लिए किसी अन्य की संपत्ति का उपयोग कर सकते हैं। उसके कई कारण हैं। अपनी संपत्ति के फायदाप्रद उपभोग के लिए किसी अन्य की संपत्ति के उपयोग करने के अधिकार को ही क्या बोलते हैं? सुखाचार, या इंग्लिश में ईजमेंट। ये कई प्रकार का होता है, उनमें से एक प्रकार का है चिरभोग द्वारा सुखाधिकार, यानी आप कई लंबे समय से यूज कर रहे हैं, उससे भी आपको ये राइट मिल जाता है। कई तरीके में से एक तरीका, ये बिल्डिंग है, एक्स की है, एक्स के 2 टावर है, ए और बी। एक्स ने नीचे वाली संपत्ति बी को दे दी, ऊपर वाली ए को दे दी। कैसे जाएगा ऊपर? ए यहीं से जाएगा। बी क्या कहेगा? मेरी संपत्ति में पांव टांगे तोड़ दूंगा साढ़े। अपनी संपत्ति के फायदाप्रद उपभोग के लिए किसी अन्य की संपत्ति के उपयोग को अधिकार को ही क्या बोलते हैं? सुखाचार। अब ये ईजमेंट बाय नेसेसिटी है, आवश्यकता है, मजबूरी है, ये उड़ के नहीं जा सकता। इसको किधर से जाना पड़ेगा? यहीं से, नीचे से, सीढ़ियों से ही जाना पड़ेगा। ये कोर्ट अलाउ करेगा ए को बी की सीढ़ियां यूज करने के लिए, बिकॉज ऑफ ईजमेंट बाय नेसेसिटी, आवश्यकता के सुखाधिकार के कारण। सुन पा रहे हैं? कोई ऑप्शन ही नहीं। वैसे ही एक सुखाधिकार होता है, यदि कोई व्यक्ति आपकी संपत्ति को पिछले 20 साल से यूज कर रहा है, बिना झगड़े के, बिना आपकी परमिशन के, एज ऑफ राइट, आपसे पूछा भी नहीं है, सब कर रहा है, तो आप रोका क्यों नहीं उसको आपने? और जब वो 20, 30, 40, 50 साल से यूज कर रहा है, तो अब उसे क्या हो गई है? यूज की आदत हो गई है। अब लॉ भी उसे कहता है कि वो यूज कर सकता है, क्योंकि आप अपने अधिकारों लेकर सोए हुए थे और वह जागा हुआ था। मेरी ये प्रॉपर्टी है, मैं रोज एक्स की प्रॉपर्टी से जा रहा हूं, एक्स ने कभी नहीं रोका। खुले तौर पे जा रहा हूं, छुप के नहीं जा रहा, उससे पूछ के भी नहीं जा रहा, और उसने कभी भी नहीं रोका मुझे। तो मैं पिछले 20-30 साल से जा रहा हूं, अब क्या हो गई है मुझको? आदत सी।
अब ये मेरा राइट, लॉ कहता है 20 साल तक अगर कोई व्यक्ति आपकी संपत्ति में से गुजर रहा है अपनी संपत्ति के फायदाप्रद उपभोग के लिए, तो वह राइट अब उसका आत्यांतिक और अजय। अब देखो एक्स की संपत्ति है ना, एक्स चाह के भी यहाँ बाढ़ नहीं लगा सकता, दीवार खड़ी नहीं कर सकता, जबकि संपत्ति किसकी है? तो पहली बार सुनने अजीब लग रहा होगा, ये क्या बात हुई सर, एक्स की खुद की संपत्ति है, पर ये हमारे भारत में कानून है। एक्स की संपत्ति से अगर लगातार 20 साल में निकल रहा हूं अपनी संपत्ति पर, ऐसे ही निकल रहा हूं तो नहीं, अपनी संपत्ति पर जाने के लिए, और उसने कभी नहीं रोका है, 20 साल हो गए हैं, तो ये मेरा राइट एब्सोल्यूट हो जाएगा, आत्यांतिक और अजय हो जाएगा। अब एक्स चाह के भी इसको क्या नहीं कर सकता, ये रास्ता बंद। अगर ये बंद कर दे तो क्या मैं कोर्ट जाके ये रास्ता खुलवा सकता? एक्स ये रिक्वेस्ट कर सकता है, सर ये रास्ता यहाँ की जगह यहाँ से चले जाओ, ये कर सकता है। बाकी अब मेरे पास, मैं 20 सालों से पैदल जा रहा हूं, तो अभी भी क्या जा सकता हूं, पैदल, उतना ही रास्ता मिलेगा। सर अब तो मैं ले आया, मर थोड़ा रास्ता बढ़ो चाहिए, नहीं, वो राइट जितना है उतना ही नहीं। ये सब हम ईजमेंट में पढ़ते हैं, तो अभी हमारे नेक्स्ट ईजमेंट थोड़ी आरजीएस के सिलेबस में, तो फिर मैं इतना क्यों बता रहा हूँ, इतना बहुत। ये जो आने जाने का रास्ता है, ये इसको बोलते हैं सुखाधिकार। सुखाधिकार मतलब अपनी संपत्ति के फायदाप्रद उपभोग के लिए, फॉर द बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ हिज ओन प्रॉपर्टी, यूज ऑफ अनदर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ए राइट ऑफ ईजमेंट। अपनी संपत्ति के फायदाप्रद उपभोग के लिए किसी अन्य की संपत्ति के उपयोग को ही क्या बोलते हैं, सुखाधिकार। ये रास्ते का अधिकार है मुझे, अब पूरी जिंदगी अनंत काल तक मैं इस रास्ते से जा सकता हूं, हाँ या ना? हाँ या ना? ये मैंने जमीन बेच दी कानाराम जी को, अब कानाराम जी इस जमीन से जा सकते हैं, जी हाँ। कानाराम जी ने जमीन बेच दी आकी भाई को, क्या आकी भाई इस जमीन इस रास्ते से जा सकते हैं, जी हाँ। पर क्या ये इस रास्ते के मालिक हो गए क्या? ये सिर्फ आने जाने का अधिकार है, ऑनरशिप नहीं है। अपनी संपत्ति के फायदाप्रद उपभोग के लिए किसी अन्य की संपत्ति को यूज करने का अधिकार मात्र। पर यहां बात सुनिएगा, मैं क्यों, रास्ता मैंने इधर बना लिया भाई, तो मैंने कहा यहाँ आने जाने का तो राइट है ये अपने को, मेरे पास में खेत है कानाराम जी का, कानाराम जी ने कहते थे यार हमारा अधिकार है ये खेत में, एक सड़क, मैं आपको 5 लाख में ही आने जाने का राइट बेचता हूँ, आप अपने खेत में इस रास्ते से आया करो। आपका है क्या, मेरा है क्या वो रास्ता? मेरे को सिर्फ इस घर तक जाने का अधिकार है उस रास्ते से, ये रास्ता मेरा नहीं। मैं पूरा घर बेचता हूं तो वो राइट ट्रांसफर हो जाएगा किसको, जो घर खरीदे। पर क्या केवल रास्ते से आने जाने का अधिकार बेच सकता हूं क्या, क्या ट्रांसफर कर सकता हूं क्या? नहीं, क्योंकि ये अधिकार मिला ही क्यों है, इस घर में जाने के। ये घर जहां जहां जाएगा वहां वहां ये अधिकार चला जाएगा। केवल ये रास्ता का अधिकार मैं बेच सकता हूं क्या? नहीं 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 और नहीं। क्या हुआ बुझाने? हमारा खेत है, वो पड़ोसी खेत है, पड़ोसी लागोड़ी ट्यूबवेल बढ़िया है, वो खुदावड़ो है, मैं रोज जाता हूँ पानी लेके आता हूँ अपने फसल, रोज जाता हूँ पानी लेके आता हूँ, ये 20 साल से कर रहा हूँ। अपनी संपत्ति के फायदाप्रद उपभोग के लिए किसी अन्य का यूज, पानी ले सकता हूं मैं, 20 साल के बाद ये मेरा अधिकार बन जाएगा, इसकी ट्यूबवेल में पानी आया तो मैं ले सकता हूँ जितना हमेशा ले रहा था। क्लियर? ये संपत्ति मैं बेच देता हूं कानाराम जी को, क्या अब ये राइट कानाराम जी का हो जाएगा? जी। पर मैंने केवल कहा यार पानी जरूरत ही अपन बिल्डिंग टुका ली, कानाराम जी बैठे थे अटो पानी ले लिया और मार का अधिकार है, क्या बेच सकता हूं? ये अधिकार इस संपत्ति के यूज के लिए है, इसको इस संपत्ति के बिना ट्रांसफर नहीं है। क्लियर? जिस संपत्ति के फायदाप्रद उपभोग के लिए आप दूसरी संपत्ति का यूज करते हैं उस संपत्ति को बोलते हैं डोमिनेंट हेरिटेज। डोमिनेंट मतलब इसको फायदा पहुंचाने के लिए इसका यूज हो रहा है, यानी ये डोमिनेंट पोजीशन पे है, अधिष्ठायी संपत्ति है, और इसे बोलते हैं सर्विएंट हेरिटेज। इसके काम आ रही है, ये प्रॉपर्टी काम आ रही है, यहां से पानी ले जा रहे हैं, जिस रास्ते से जा रहे हैं जिस प्रॉपर्टी, वो सर्विएंट हेरिटेज, जहां जा रहे हैं वो डोमिनेंट, इसके फायदे के लिए इसका यूज हो रहा है, तो ये तो हो गई डोमिनेंट हेरिटेज। इट इज, अब पढ़ लो, इतनी सी बात के लिए इतनी देर माथा झुका रहे थे, क्या है इतनी सी बात? कोई सुखाचार अधिष्ठायी स्थल, अधिष्ठायी स्थल जान गए, इस प्रॉपर्टी के साथ तो ये जा सकता है पानी लेने का अधिकार,
ये बेचूंगा तो उसके साथ पानी लेने का अधिकार भी चला जाएगा, पर इस प्रॉपर्टी को बिना बेचे केवल पानी लेने का अधिकार मैं किसी को बेच नहीं सकता। कोई सुखाचार अधिष्ठायी स्थल से पृथकतः अंतरित नहीं किया जा सकता। An easement cannot be transferred apart from the, क्या आप जान गए हैं डोमिनेंट हेरिटेज क्या होती है? जिस संपत्ति का फायदाप्रद उपभोग करना है उसको बोलते हैं डोमिनेंट, और जिससे यूज ले रहे हो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सर्वियन। अधिष्ठायी और अनुसेवी। अनुसेवी यानी जिसको यूज ले रहे हैं, अधिष्ठायी यानी जिसके फायदे के लिए यूज ले रहे हैं। क्लियर? ये एग्जांपल्स याद तो रहेंगे ना, घर जाके लिखने हैं ये सब, नहीं तो फिर टिपी टिपी रहेगी। पहला, mere chance of succession cannot be transferred, mere possibility cannot be transferred। दूसरा, mere right to re-entry cannot be transferred except from the owner। पूरे ही भेज दो तो बात अलग। तीसरा, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये ध्यान रखना, सी को ये याद भी होना चाहिए, ए में है, बी में है, सी में। ईजमेंट बिना डोमिनेंट हेरिटेज के ट्रांसफर नहीं होता है, ये यहां भी लिखा है और ईजमेंट एक्ट में भी लिखा है कि सुखाचार उस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए राइट है, वो प्रॉपर्टी ही आपने रख ली, सिर्फ राइट ट्रांसफर। प्रॉपर्टी ट्रांसफर करोगे तो उसके साथ राइट भी ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट, कोई दिक्कत है क्या सी तक? ठीक। डी, an interest in property restricted in its enjoyment to the owner personally cannot be transferred by him। संपत्ति में का कोई हित जो उपभोग में स्वयं स्वामी तक ही निर्बंधित है उसके द्वारा अंतरित नहीं किया जा सकता। ट्रेन की टिकट जो आपके नाम से काटी हुई है, मूवी की टिकट ट्रांसफरेबल है, नाम थोड़ी हो अभी में, पर ट्रेन की टिकट, गन लाइसेंस, क्लास में आपकी यहाँ उपस्थिति, कॉलेज में आपका एडमिशन, इट इज ट्रांसफरेबल। नो, ऐसा कोई भी इंटरेस्ट जो व्यक्ति तक ही, उसी व्यक्ति तक निर्बंधित है वो वहीं रहेगा, वो ट्रांसफरेबल नहीं होगा। सर मैंने 5 लोग चुने तो मुझे लगता है किसी चीज के लिए परफेक्ट है, क्या वो अपना राइट किसी और को दे सकता है क्या? नहीं। ओलंपिक में जाने के लिए 2 कैंडिडेट फाइनलाइज हुए अंडर 19 के, जो एक कैंडिडेट है वो किसी मर्जी से किसी दूसरे को दे सकता है क्या राइट? नहीं। नहीं आ रही मेरी बात समझ? ये राइट उसी का है, उसी तक रहेगा, किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। वापस पढ़िए, संपत्ति में का कोई हित जो उपभोग में स्वयं स्वामी तक ही निर्बंधित है, केवल जो उसका ऑनर है वही ऐसा कर सकता है, उसके द्वारा अंतरित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी अंतरित नहीं किया जा सकता। क्लियर? नेक्स्ट, समझ तो आया क्या? बहुत सारी ऐसी टिकट्स हैं जो नाम से होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो केवल आपको परमिट किया गया है, तो वह आप तक ही रहेगी। आप मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं, लाइसेंस चाहिए, क्या किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं? आपके लाइसेंस के आधार पे मेडिकल की परमिशन मिली है, क्या किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं। जो किसी व्यक्ति विशेष तक ही चीजें मिली हुई है वो ट्रांसफरेबल नहीं, मालिक तक के लिए ही दी गई है तो मालिक तक ही नहीं। चले आगे। नेक्स्ट, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं, चलो गवर्नमेंट सर्वेंट से तो गवर्नमेंट वाली बात आपको आ जाएगी। मैं कोई प्राइवेट कंपनी का वो हूँ, मुलाजिम हूँ, मेरे को रहने के लिए उन्होंने घर दिया है, किसी और को ट्रांसफर कर दूं कोई और रह ले? नहीं।
कौन रह सकता है? मेरे को, मैंने लॉटरी भरी, प्रधानमंत्री ग्राम निवास योजना में लॉटरी में मुझे कोई फ्लैट मिल गया, किसी और को ट्रांसफर कर दूं मैं? नहीं, मेरे को मिला है, वो मेरी गरीबी को देख के मिला है, मेरी गरीबी को देख के सस्ता मिला है, वो ट्रांसफरेबल थोड़ी है। नहीं, समझ आ रही है बात? नेक्स्ट। वो आगे लिखा हुआ है, इसलिए वो एग्जांपल नहीं। इनमें सब में एक दूसरे के एग्जांपल दे सकते हो, डी में सी नहीं दिया जा सकता क्या एग्जांपल? देखो, डी में क्या सी का एग्जांपल नहीं दे सकता था क्या? मैं अलग अलग जान पूछ के दे रहा हूं, नहीं डी में सी का एग्जांपल हो सकता है, परफेक्टली एग्जांपल है। सी क्या है और डी भी क्या कह रहा है? कोई कोई राइट है जो केवल ऑनर को ही है, जैसे मेरे को इस संपत्ति से पानी लेने का अधिकार केवल इसके ऑनर को ही है, वो ट्रांसफर थोड़ी कर सकता है पानी लेने का। ये सेम एग्जांपल मैं दे सकता था, जान पूछ के नहीं दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, नहीं तो बहुत सारे एग्जांपल एक दूसरे में दिए जा सकते हैं। ईजमेंट का राइट केवल ऑनर को होता है, ये इंटरेस्ट केवल किसको है? यहां से पानी लेने का अधिकार केवल ऑनर को है। क्या ये पानी लेने का अधिकार ये ट्रांसफर कर सकता है क्या? नहीं, परफेक्ट एग्जांपल फॉर डी, पर चूंकि अलग अलग है इसलिए अलग अलग दे रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। डबल डी नया जुड़ा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये भी। ए राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस, ड्यू हो गया है वो तो कर दो ट्रांसफर, कोई दिक्कत ही नहीं है। 5 लाख रुपए मेरे आज बन गए हैं, वो ट्रांसफर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आगे से मेरी तरफ से मेंटेनेंस इनको दे देना। ड्यू जो पैसा मेरे पास आ गया है या मेरा हक बन गया है, वो मैं तूड़ी लगाऊं, उसको डस्टबिन में डालूं, उसको कुछ भी करूं, मेरी मर्जी। नहीं समझ आ रहे? मेरे हस्बैंड से मेरे को मेंटेनेंस मिलता है महीने का 50,000, उन 50,000 में मेरे भाईले पे खर्च करूं भले, कौन रोकने वाला है क्या कोई रोकने वाला? नहीं है रोकने वाला। पर मैं कहूं मेरे हस्बैंड को कि आगे से मेंटेनेंस भाईले के खाते में डाल दिया कर सीधा, हमारे हिसाब नहीं रहे, रीमैरिज कर नहीं सकती, रीमैरिज करते ही मेंटेनेंस खत्म हो जाएगा। ड्यू मेंटेनेंस के लिए हो सकता है, फ्यूचर मेंटेनेंस ट्रांसफर नहीं हो सकता। मेंटेनेंस आपका पर्सनल राइट है। फोर्थ में ये भी एग्जांपल बनता है, डी के अंदर डबल डी भी एग्जांपल बनता है, आया ना? मेंटेनेंस का राइट केवल मुझे है, मेरे लिए है, ये ट्रांसफरेबल नहीं है, अलग से देना पड़ा ताकि एक्सप्लेन कर सके। समझ आया? डबल डी क्या कहता है? मेंटेनेंस जितना ड्यू हो गया है, 1 साल का, 2 साल का, या मेरे खाते में आ गया है, या अब मेरा हक बनता है कि वो ड्यू हो गया है, मैं ले, ड्यू का मतलब तो जानते हैं, जो मतलब महीना खत्म हो गया है, मेरा हक बन गया है, अब वो मैं कह सकते हूँ मेरे खाते में नहीं डाल के इसके में डाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर जो आया ही नहीं है आगे से, जो मेरा मेंटेनेंस बनता है, मैं ये राइट इनको ट्रांसफर करती हूँ, मैं तो जा रही हूँ भगवान के पास, अब ये मेंटेनेंस मेरी सिस्टर को दे देना। कैसा होगा? क्या नहीं होगा, वो आपका राइट है, आपके पर्सनल तक है, वो आप तक ही रहेगा। फ्यूचर मेंटेनेंस आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। पास्ट का है, ड्यू है, वो आप ट्रांसफर कर, खाते में आने के बाद आप चाहे तो परचून वाले को दो, आप चाहे तो दूध वाले को दो, आप चाहे तो तूड़ी लगाओ, आपकी मर्जी। क्लियर? ए राइट टू फ्यूचर, केवल मेंटेनेंस लिखे होगे गलत हो जाएगा, इसलिए ये बातें बता रहा हूं। ए राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस in whatsoever manner arising, secured or determined cannot be transferred. वो ट्रांसफरेबल नहीं, चाहे पहले से तय कर सकते हो कितना बनेगा, बिल्कुल भी ट्रांसफरेबल नहीं। क्लियर? अब एक बार बोलो, 5 पढ़ लिए आपने। ए, स्पेस सक्सेशन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, स्पेस का मतलब होता है आने की पॉसिबिलिटी, mere possibility, mere chances of succession cannot be transferred. दूसरा, mere right to re-entry except the owner cannot be transferred. पुनर्प्रवेश का अधिकार मालिक के अलावा अन्यथा ट्रांसफर नहीं हो सकता। सी, अधिष्ठायी संपत्ति को छोड़कर केवल सुखाचार का अधिकार ट्रांसफरेबल नहीं है। ईजमेंट का राइट ट्रांसफरेबल विद डोमिनेंट हेरिटेज ही होता है, अन्यथा नहीं। डी पॉइंट, इंटरेस्ट जो केवल ऑनर तक सीमित है वो भी ट्रांसफरेबल
नहीं, जो ऑनर के ही इंटरेस्ट है वो ट्रांसफरेबल नहीं है। और डबल डी, राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस भी ट्रांसफरेबल। कुछ भी पूछे आपसे घुमा फिरा के, भाई फ्यूचर मेंटेनेंस पहले से तय हो सकता है, हमें पता है कितना आएगा, कोर्ट ने घोषित कर दिया इतना देना है, क्या हो सकता है, अलग अलग पूछेंगे, सबका जवाब क्या है ना। फ्यूचर मेंटेनेंस कभी भी, क्या मेंटेनेंस ट्रांसफरेबल है ये आए तो हाँ बोल सकते हो, ट्रिक में मत फंस जाना। ड्यू है मेंटेनेंस, आ चुका है मेंटेनेंस खाते में, क्या ट्रांसफरेबल है? जी हाँ। और क्या फ्यूचर मेंटेनेंस ट्रांसफरेबल है? जी। E, a mere right to sue cannot be transferred. एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफरेबल होता है, और यहां क्या लिखा है? तो फिर ये क्या बात हुई सर? एक्शनेबल क्लेम एक प्रॉपर्टी है मूवेबल। मैं इनसे 5 लाख रुपए मांगता हूं, कोई सिक्योरिटी मेरे पास है नहीं, मैं ये जो राइट है 5 लाख मांगने का, ये पूरा का पूरा राइट प्रशस्ति जी को ट्रांसफर कर सकता हूं। वो राइट गया 5 लाख मांगने का, तो उसके साथ 5 लाख के लिए मुकदमा कराने का राइट भी प्रशस्ति जी के पास चला गया। मैंने 5 लाख का राइट तो प्रशस्ति जी को नहीं दिया, केवल मुकदमा कराने का राइट दिया, ये ट्रांसफरेबल है। फिर सुनिए, समझिए, मैं किसी से 5 लाख रुपए मांगता हूं, जैसे हिमांशु जी से मांगता हूं, वो नहीं दे रहे, हमारे बस की बात को नहीं। मैं ये पूरा का पूरा सिस्टम 4 लाख में इनको ट्रांसफर कर सकते, एक है हमारो काम ही वही है, यहाँ का ठिकाने लगावा ते मन दो, मैं कितना क्या मारे भी फायदा होना चाहिए, मैं दुख पावा थान 3 लाख दे दिया, मैं क्यों डूबे रही है मार का दर्द हो थे 3 लाख दो। मैं ये पूरा का पूरा राइट लीगली, ये लीगल है, मैं ये अधिकार किसको ट्रांसफर कर सकता हूँ? उमाशंकर जी को ट्रांसफर कर सकता। कितने में ट्रांसफर कर दिया? आपा फ्री हो गया, की को नाता जी का कितना आएगा? 3 लाख आए। अब उमा शंकर जी आए केस करे, बछेड़ उठावे, कोई फर्क कौन पड़े, ये ट्रांसफरेबल है। क्लियर? पर मैं बिना ये अधिकार 5 लाख का इन्हें ट्रांसफर किए हुए, केवल ये अधिकार की केस आप करवा दो उनपे, नहीं सर, सिविल के अंदर केस करवाने का राइट केवल कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टी का, थर्ड पार्टी के पास नहीं। या तो पूरा अधिकार ही ट्रांसफर कर दो तो केस का राइट भी ट्रांसफर हो जाएगा, केवल मैं ये कहूं कि मुकदमा मुकदमा आप कर लो, वकील को ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि वकील आप ही माने जाते हैं, मेरी तरफ से जो वकील खड़ा है वो मैं ही खड़ा हूं ये माना जाता है, वकील ट्रांसफरेबल वाली बात नहीं, वो तो वकालतनामा बकायदा लीगल फॉर्मेट है, तो वो मत समझ लेना वकील को होता है ना। अन्यथा केवल क्या करने का राइट? मुकदमा करने का अधिकार में ट्रांसफर, जिसको पीड़ है वही कोर्ट जाए, तीसरे पक्षकार की पंचायती नहीं। मैं आपसे 5 लाख रुपए मांगता हूं, मेरे तो जोर हो नहीं रहा, मैं कदई राजेश जी थान फोन करे कि 5 लाख रुपए दो, कदई उमा शंकर जी करे, कदई वहां से आपके के उतन कितनी पंचायती है, मांगे जी को जाने मैं जानू, ये सही है यहाँ पर अगर मैं वो अधिकार ही ट्रांसफर कर दूं तो वो पैसे भी मांग सकते हैं, वो केस भी करा सकते हैं, वो सब कर सकते हैं, पर बिना अधिकार ट्रांसफर किए हुए कुछ भी। क्लियर? तो एक्शनेबल क्लेम इज ट्रांसफरेबल, बट मेयर राइट टू sue इज नॉट ट्रांसफरेबल। क्लियर? क्लियर? गुड। अब बोलो, एक बार भूल जाएंगे, क्योंकि फिर कह रहा हूं धारा 6 बहुत महत्वपूर्ण है, और आपको कल ही एक बात समझाई थी, ये शुरू की कुछ धाराएं आपको समझ आने लग गई ना तो आप लॉ पकड़ने लग गए हैं, ये ध्यान रखिएगा, फिर टीपी अटकेगा नहीं। और ये बातें क्लियर हो गई धारा 4 तक ही, अगर 4 तक भी आपको ढंग से समझ आई है, इसका मतलब आप अटकेंगे तो नहीं टीपी में, ये तो तय हो गया है, कहीं ना कहीं से दोरा सोरा आप चीजों को सबको समझ पाएंगे। वापिस पढ़िए सेक्शन 6A, मेयर राइट चांस ऑफ सक्सेशन, मेयर पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेशन, उत्तराधिकार में कोई संपत्ति प्राप्त करने की संभावना मात्र ट्रांसफरेबल नहीं है। दूसरा, मेयर राइट ऑफ री एंट्री, केवल पुनः प्रवेश का अधिकार मालिक के अलावा ट्रांसफरेबल नहीं है। सी, ईजमेंट बिना ऐसा मत बोल देना ईजमेंट ट्रांसफरेबल नहीं है, ईजमेंट इज ट्रांसफरेबल, अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज इज नॉट ट्रांसफरेबल। ईजमेंट सुखाचार ट्रांसफरेबल तो है, पर अधिष्ठायी संपत्ति के साथ अलग से नहीं। चौथा, इंटरेस्ट जो ऑनर तक ही लिमिटेड है, रेस्ट्रिक्टेड है, वो ट्रांसफरेबल। बहुत सारे एग्जांपल दे दिए हैं मैंने, घर जाके लिख जरूर लीजिएगा। डबल डी,
फ्यूचर मेंटेनेंस का राइट ट्रांसफरेबल नहीं है, मेंटेनेंस ट्रांसफरेबल है पर फ्यूचर मेंटेनेंस ट्रांसफरेबल नहीं है। ई मेयर राइट टू शू इज नॉट, ये याद रखिएगा। ई मेयर राइट टू शू। अब इन्हें कैसे याद करते हैं, लाइन से होता है, ट्रिक से होता है, तो वहां डायरेक्ट पूछ लेगा ई में क्या है या मेयर राइट टू शू कहाँ है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। A succession chances, B re-entry, C easement, D interest, double D future maintenance, और E mere right to sue cannot be transferred। यहाँ ये गलतियां मत करना, राइट टू शू नॉट ट्रांसफरेबल गलत हो जाएगा, मेंटेनेंस नॉट ट्रांसफरेबल गलत हो जाएगा, सब चीजें ध्यान रखिएगा। फ्यूचर मेंटेनेंस, मेयर राइट टू शू, ये वर्ड्स याद रखिएगा। क्लियर? क्या समझ आ रहा है? क्या कारण भी पता लग रहे हैं या ऐसे ही सिर्फ समझ ही आ रहा है? इनके पीछे कारण है। पहला कारण बता चुका, आइडिया ही नहीं है, आएगा नहीं आएगा, कहीं आपने ट्रांसफर कर दी, उसने भी किसी और को कर दी, फिर भाई मैं कहता हूं मेरे पिताजी संपत्ति मेरे पास आएगी, वो मैं आपको ट्रांसफर कर देता हूं, मैंने आपको कर दी, पिताजी ने खुद ने किसी और को कर दी, किसको मिले? होगी कंफ्यूजन, तो ट्रांसफरेबल ही नहीं है, बात ही खत्म कर दी। मेयर राइट टू री एंट्री, थर्ड पर्सन को पार्ट क्यों दे? सिर्फ कौन ले सकता है? ऑनर, प्रॉपर्टी का मालिक मुझे बाहर निकाल सकता है, कोई अन्य नहीं। सेम टू सेम सी, ईजमेंट मिला ही किसके लिए था? इस पर्टिकुलर संपत्ति के यूज के लिए, तो इसके साथ ही जुड़ा रहेगा, ईजमेंट को अलग नहीं कर सकते। ईजमेंट दिया ही, लॉ क्या आप गलत फायदा, लॉ के पास वही आ सकता है जो स्वयं स्वच्छ हाथों से जाए। हाँ मेरा राइट हो गया, राइट इस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए हुआ है, तो इस प्रॉपर्टी के साथ ही सुखाचार रहेगा, अलग से ट्रांसफरेबल नहीं है। डी आपने पढ़ा, ये इंटरेस्ट इस प्रॉपर्टी में आपको सिर्फ आप थे इसलिए दिया गया, आप किसी अन्य को, बहुत बार ऐसा होता है ना यार, मैं कोई ऑफर दूं भाई 5,000 में आप ले रहे हो तो ले, वो 5,000 आपके लिए ऑफर है सर, हर के लिए थोड़ी। मैंने हजारों चीजें एक्सपेरिमेंट किए, सब किए, फिर एक आदमी तय किया वो अंतरिक्ष जा सकता है, वो क्या नहीं मार जगह कान्हा राम दिन भेज दो, कान्हा राम दिन साइकिल बैठे उल्टी कर दे, बीम बिठा दो प्लेन में, पागल हो जाए, नहीं है ट्रांसफरेबल। 11 तारीख में केरल जा रही है, ट्रेन में तो जा ही सके, फ्लाइट में जन चक्कर आसी उल्टिया कह रही। अरे एग्जाम्पल की बात है, तुम भावुक हो जाते हैं, एक घंटे तकादा ना लाग जाए शाम नहीं संगठन। चलिए हाँ हम कारण समझ आ रहे हैं, लिखा हुआ भी समझ आ रहा है, शब्द सारे ऐसे हैं जो नहीं सुने पर समझ आना चाहिए अब एटलीस्ट। स्पेस सक्सेशन, मेयर राइट टू री एंट्री, ईजमेंट, इंटरेस्ट, फ्यूचर मेंटेनेंस, मेयर राइट टू शू, याद है? और इसमें डबल डी बीच में याद रखना, डबल डी है वो, ई मत कर देना, नहीं वही काम खत्म हो जाएगा आपका, पापू कट जेल आते हो आती। ठीक है, 1 2 3 करोगे तो वैसे ही कटा हुआ है। ठीक है, एफ पहले ही बता चुका, ए पब्लिक ऑफिसर कैन, पब्लिक ऑफिस कैन नॉट बी ट्रांसफर, कल ही एग्जाम्पल दिया था, नौकरी लग जाओ और क्या तू राख है, ये ट्रांसफरेबल है नहीं है। अनुकंपा नियुक्ति में होती है एक, कोई आधे मर गए हुए 2 टाबर है 3 टाबर है, तो बाकी 2 साइन करके देते हैं कि भाई हम नहीं चाहते ये नौकरी, इसको दे दो, जब ये गलत चीज है सर। ठीक है, अगर मान लो तीनों ही गए मुझे दो, तो पब्लिक ऑफिस कैन नॉट बी ट्रांसफर। समझ आए? इसको भी समझाना पड़ेगा क्या? नौकरी थे लाग दो और दे दे दो, दूसरा नहीं हो सकेगे, नहीं हो सकता सर, खुद को ही लगना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़सी। नॉर कैन द सैलरी ऑफ पब्लिक ऑफिसर, सैलरी भी ट्रांसफरेबल है नहीं, आने के बाद कहीं फेंक दो, आने से पहले, आने के बाद तो लुगाई घर बड़े नु पहली काट ले, परंतु आने से पहले किसने पूछा? ज्योति जी ने।
आने से पहले काट दे, ये भी बात ट्रिकी बात है, आप शायद समझे नहीं ये बात है। आने से पहले कैसे निकल सकती है? आने से पहले बताऊं कैसे निकलती है? ध्यान बढ़ जाए आज आने वाली है तो एक दिन पहले ही फोन पर ध्यान रखा, रुपये खर्च नहीं होना चाहिए। पूरी पूरी मारा आते 50 ले जाए जितनी ले जानी देवे को नहीं 50 तो, क्यों पिछले महीने ही ये इंसिडेंट हुआ है। पर ये 2 दिन पहले से महिलाओं का रूसना, महिलाओं का लड़ना चालू हो जाता है सैलरी आने से 2 दिन पहले। ट्रिक बता रहा हूं आप लोगों को, ये तो शेयर नहीं करते हैं, जान बेफालतू में ही कोई कारण ढूंढेंगे लड़ाई का। घर पे है महिलाएं, आपके मम्मियां हैं, सबको पता है 2 दिन पहले, ताकि सैलरी आते ही इसको मनाया जाए पहले। और वो मनेंगी कैसे? सैलरी से, सैलरी आते आते ही फिर सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरे घर पे जब भी थोड़ी बहुत अनबन होती है तो मैं पूछ लेता हूँ क्या 1 तारीख नजदीक है? अगर हाँ तो ये जेन्युइन है जो हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है। तो सैलरी आने से पहले ही जब्त हो जाती है। हाँ, लिविंग पर्सन लिविंग को ट्रांसफर नहीं कर सकता, ये बात पढ़ रहे हैं हम। क्या मैं मर गया, मैं लिविंग हूं क्या? क्या मैंने ट्रांसफर की है क्या? ये बाय इफेक्ट ऑफ लॉ है कंपनसेट अपॉइंटमेंट। टीपी का बाय इफेक्ट ऑफ लॉ से कोई लेना देना नहीं है। धारा 2 में हम दाब दाब के पढ़ गया है। कंपनसेट अपॉइंटमेंट बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, मैं मर गया तो ट्रांसफर कर रहा हूं नहीं यार, बाय इफेक्ट ऑफ लॉ होता है कंपनसेट अपॉइंटमेंट। और बाय इफेक्ट ऑफ लॉ पे हम 3 दिन से पढ़ते आ रहे हैं, इसीलिए तो बेस करवाना जरूरी है। आप कहीं कंफ्यूज नहीं हो सकते अब। अगर पुरानी 2 दिन की क्लास याद रखो तो पूरे टीपी में कंफ्यूजन की जगह नहीं है आपके लिए, क्योंकि आप चीजें क्लियर कर चुके हो। बाय इफेक्ट ऑफ लॉ पे टीपी लागू ही नहीं होता। क्लियर? वापस पढ़िए। A public office cannot be transferred, nor can the salary of public officer, whether before or after it become payable. चाहे एक साथ वो ड्यू हो गई हो, एरियर भी ट्रांसफरेबल नहीं है, ध्यान रखें। चलो जी, स्टाइपेंड्स अलाउड टू मिलिट्री, नेवल, एयरफोर्स। क्या होता है स्टाइपेंड्स? कभी भी दे सकते हैं, ट्रेनिंग किया जाए। एंड सिविल पेंशनर ऑफ द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल पेंशन कैन नॉट बी, वो सेम ही बात। स्टाइपेंड जो मिलिट्री वालों को मिलते हैं, बाहर जाने का अलग से मिला, ट्रेनिंग के दौरान अलग मिला, इंटर्नशिप के दौरान जो मिला वो भी ट्रांसफरेबल नहीं है। और ना ही पेंशन ट्रांसफरेबल है। पेंशन ट्रांसफरेबल है क्या? हालांकि टाबर या एटीएम ले ले है ना, पेंशन भी ट्रांसफरेबल है। ऐसा नहीं हो सकता ना मेरी जगह इसको दे दी जाए, ऐसा बिल्कुल भी। आपकी पेंशन आपके पास ही आएगी, आपके पास आने के बाद आप उसका क्या करते हैं हमें पता नहीं। भले टाबरिया ले ले, भले ही ले ले। याद होंगे क्या जी तक? आगे पढ़ूं या एक बार शुरू से बोलूं? एक और पढ़ लो एच का 1। एच में 3 है, देखो 1 2 3 दिख रहा है कि अंदर लिखे हुए 1 2 3। एच के 1 तक ही मैंने कहा था वो प्रॉपर्टीज है जो ट्रांसफर नहीं हो सकती। 2 3 में कुछ और है, और वो कुछ और ही तरीके से पढ़ना है हमें। एच का 1 पढ़िए। नो ट्रांसफर कैन बी मेड इन सो फार एज इट इज अपोज टू द नेचर ऑफ द इंटरेस्ट अफेक्टेड देयरबाय। कोई भी अंतरण जहां तक वह तद द्वारा उस हित की जिस पर प्रभाव पड़ता है प्रकृति के प्रतिकूल हो ट्रांसफरेबल है। मैं चाहूं तो ऊपर दिए गए एग्जांपल्स को यूज कर सकता हूं, पर ऐसा चाहता नहीं हूं, ताकि आप चीजें समझिए। तो इस बात को समझिए, जैसे एक जमीन अलॉट हुई केवल स्कूल के लिए। एक जमीन काय के लिए अलॉट हुई? स्कूल के लिए। क्या वहां हॉस्पिटल बन सकता है क्या? क्या किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर हो सकती है बिल्डिंग बनाने के लिए? क्या किसी अन्य को ट्रांसफर हो सकती है कोई पार्क खोलने के लिए? नहीं। वो उसका जो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है उससे अगेंस्ट ट्रांसफर किसी प्रकार का अगर ट्रांसफर करनी है तो किसी को स्कूल बनाने के लिए ही कर सकते हो, अन्यथा नहीं। वापिस पढ़िए। कोई भी अंतरण जहां तक वह तद द्वारा उस हित की जिस पर प्रभाव पड़ता है प्रकृति के प्रतिकूल हो। इंग्लिश वाले, नो ट्रांसफर कैन बी मेड इन सो फार इट इज अपोज टू द नेचर ऑफ द इंटरेस्ट अफेक्टेड देयरबाय।
जिस चीज के लिए दी गई है उसी के अगेंस्ट चले जाए। आपको वो प्रॉपर्टी मिली ही क्यों थी? SC ST का हॉस्टल खोलने के लिए। तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं? कुछ और कर सकते हैं क्या? नहीं। मेरे को बेटा बनाया हुआ है तुलसी दारनिया मेमोरियल हॉस्पिटल वालों ने, उनकी एक स्कूल है, उनको वो स्कूल की संपत्ति उन्होंने खरीदी थी हॉस्पिटल के लिए, गाय के लिए खरीदी थी, और कोई भाड़िया बना गया, उसको अलॉट हुई थी स्कूल के लिए और वृद्धाश्रम के लिए। काय के लिए अलॉट हुई थी और उसने बेच दी क्या कह के, और खुद भगवान के पास चला गया, टाबर हाथ जोड़ दिया, मान कौन ध्यान। अब जबरदस्ती वो वहां क्या चला रहे हैं स्कूल चला रहे। तो अगर नहीं चलाएंगे तो पेनल्टी भरो, नहीं चलाएंगे तो प्रॉपर्टी हाथ से निकल जाएगी। और वो जबरदस्ती उसने वृद्धाश्रम के लिए तो 25-30 लाख रुपए का कोई पेमेंट सरकार को हुआ, वो कर दिया कि दो गांव चाले। अब स्कूल चल रही है कि हम स्कूल को कर ले, कभी 30 बच्चा हो, कभी 25 हो, कभी 35 हो, मजबूरी में चलानी। हालांकि भगवान करेगा कि बढ़िया हो जाए। अब तो एजुकेशन तो अच्छी दे रहे हैं, वो जितने बच्चे उतने टीचर है। जिस वो इंटरेस्ट जिस पर्पज से दिया गया है उसके अगेंस्ट जाके कोई काम नहीं हो सकता। उस प्रॉपर्टी में पर्पज ही क्या था? स्कूल खोलना, तो उससे अगेंस्ट कुछ भी काम नहीं हो सकता। अब आप इसको कहीं भी एग्जाम्पल पे ले लो, आपको प्रॉपर्टी दी गई रहने के लिए, काय के लिए? आप क्या उसे आगे लीज पे दे सकते हो? नहीं। आपको प्रॉपर्टी दी गई रेजिडेंशियल यूज के लिए, क्या आप उसका कमर्शियल कर सकते हो यूटिलाइजेशन? नहीं। समझ पा रहे हैं? जिस चीज के लिए प्रॉपर्टी आपको अलॉट हुई है, आपको मिली है, आप उसका वही यूज कर सकते हैं, उसे अन्यथा अन्यत्र ट्रांसफर नहीं कर सकते। मैंने आपको अपनी कार दी लीज पर सिर्फ चलाने के लिए, आप उसे भाड़े पे चढ़ा रहे हैं आगे, क्या वो ट्रांसफर जो आप आगे कर रहे हैं वो वैलिड है क्या? क्या वो वैलिड है क्या? नहीं। कौन मना कर रहा है? H का 1। वापिस वर्ड लीजिए। No transfer can be made insofar as it is opposed to the nature of the interest affected thereof। चले आगे। जस्ट किसके अगेंस्ट हो जाएगा? जिस जिस चीज के लिए, जिस नेचर के लिए, जिस प्रकृति के लिए आपको दी गई है, उससे अगेंस्ट आप उससे काम नहीं ले सकते। ऐसा ट्रांसफर नहीं कर सकते जिस पर्पज से वो ट्रांसफर, जो प्रॉपर्टी आपके पास आई है उससे अगेंस्ट जाके वो काम नहीं किया। ये तो थे कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती। 2-3 कुछ और कहता है, क्या कहता है? For an unlawful object or consideration within the meaning of section 23 of Indian Contract। इतनी देर हम पढ़ रहे थे ये ट्रांसफरेबल नहीं है। सुन पा रहे हैं? मेरी बात समझिएगा, ये भी जानना जरूर, मैं ऐसे भी रटा सकता हूं सारे, पर इतनी देर हम क्या पढ़ रहे थे? ये ट्रांसफरेबल नहीं है। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो ट्रांसफरेबल नहीं? अब क्या पढ़ रहे हो आप H की क्लोज टू में? ये तो ट्रांसफरेबल है, पर बदले में जो चीज आ रही है वो अगर अनलॉफुल है तो ये ट्रांसफर नहीं है। तो इसकी गलती है क्या? अब तो गाय की गलती है जो, क्या ये अनट्रांसफरेबल है क्या? नॉन ट्रांसफरेबल है क्या? ये तो ट्रांसफरेबल है। मैंने कहा अगर आप जाके उमा शंकर जी, हिमांशु जी की टांगे तोड़ दो तो मैं आपको फोन दूंगा, वो 5 लाख के बदले में। फोन तो ट्रांसफरेबल है, फोन में कमी नहीं है। जो ऑब्जेक्ट है ट्रांसफर का, जो कंसीडरेशन है उनके बदले में, वो अनलॉफुल है, इसलिए प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल है। यानी प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल नहीं है, ये बात सही नहीं। सुन पा रहे हैं? प्रॉपर्टी तो इतनी देर तो आप क्या पढ़ रहे थे? फ्यूचर मेंटेनेंस किसी के भी बदले में ट्रांसफरेबल नहीं है। मेयर राइट टू शू किसी के भी बदले में ट्रांसफरेबल नहीं है। मेयर चांस ऑफ सक्सेशन किसी के बदले में ट्रांसफर, यही पढ़ रहे थे। अब क्या पढ़ रहे हो? ये जो प्रॉपर्टी है वो तो ट्रांसफरेबल है, पर बदले में अगर कुछ अनलॉफुल आ रहा है चीज, तो हर एक प्रॉपर्टी, जैसे ये मकान ट्रांसफरेबल है, जी हाँ, पर बदले में मेरे को ड्रग्स दिए जा रहे हैं। मैं मकान दूंगा, बदले में आप मेरे को 5 किलो MD दोगे, क्या ट्रांसफरेबल है? नहीं। क्यों नहीं है? क्या मकान में दिक्कत है? नहीं, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, A से H1 तक तो प्रॉपर्टी नॉन ट्रांसफरेबल है, और H2 के अंदर कंसिडरेशन ऐसा है जिसकी वजह से ट्रांसफर नहीं हो सकता। यानी ट्रांसफर इलीगल है, ना कि प्रॉपर्टी नॉन ट्रांसफरेबल।
ट्रांसफर वॉइड है, ना कि प्रॉपर्टी नॉन ट्रांसफरेबल है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? हेडिंग तो सेम आ गई है, प्रॉपर्टी नहीं ट्रांसफरेबल है ये वाली, पर यहाँ प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही। प्रॉपर्टी, हर एक भारत की प्रॉपर्टी जो ट्रांसफरेबल है, जो ऊपर कहीं नहीं आ रही, वो भी नॉन ट्रांसफरेबल हो जाएगी यदि उसका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन क्या हो। आया ना? इतनी देर तो हम क्या पढ़ रहे थे, अब क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉपर्टी तो भले ही ट्रांसफरेबल हो, पर उसके बदले में जो आ रहा है वो नॉन, अगर सही नहीं है, अनलॉफुल है, तो वो ट्रांसफरेबल। मैं किसी को 23 में क्या है, आप सबको पता होगा, विधि के अगेंस्ट मैं कुछ कहूं, ऐसी चीजें जो विधि के बंधों को विफल कर दे, कोई फ्रॉडुलेंट कोई हो, किसी के हाथ पांव तोड़ने के लिए मैं बोलूं, तो पब्लिक पॉलिसी अगेंस्ट बोलूं, तो वो भी ट्रांसफरेबल। जैसे मैं आपको अपना मकान किराए पे देता हूं गैम्बलिंग के लिए, मकान किराया देना मना है क्या? लीज पे देना मना है क्या? क्या प्रॉपर्टी नॉन ट्रांसफरेबल है, नॉन लीजेबल है? नहीं। पर किसके लिए दे रहा हूं? गैम्बलिंग के लिए, इसलिए ट्रांसफर वॉइड हो जाए। मैं अपना मकान दे रहा हूं प्रोस्टिट्यूशन के लिए, क्या मकान में दिक्कत है? नहीं। जिस ऑब्जेक्ट से, जिस पर्पज से दे रहा हूं, इसके कारण ये मकान दिया जाना वॉइड हो जाएगा, ये लीज वॉइड हो जाएगी, ये लीज कैंसिल हो जाएगी। आई बात समझ? एच का 3, एच का 2 याद रहेगा, अलग अलग पढ़ने से ये भी फायदा है। एच का 3 पढ़िए, यहां ट्रांसफरी इनएलिजिबल है, प्रॉपर्टी सही है, कंसीडरेशन सही है, पर ट्रांसफरी एलिजिबल नहीं। ए से H1 में प्रॉपर्टी नॉन ट्रांसफरेबल है, H2 में ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन अनलॉफुल है, H3 में प्रॉपर्टी भी ट्रांसफरेबल है, कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट भी सही है, पर ट्रांसफर ही इनएलिजिबल है। याद रहेगा क्या? आइए, क्या लिखा है सर? 3A, टू ए पर्सन लीगली डिस्क्वालिफाइड टू बी ए ट्रांस, कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने में ही सक्षम नहीं है, पागल है। चलो पागल छोड़ दो, क्या कोई व्यक्ति, कोई पब्लिक सर्वेंट जो ऑक्शन करा रहा है उसमें बिड लगा सकता है क्या? तो क्या उसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है क्या? विधि ने मना कर दिया। ये यहां भी एग्जांपल दे रहा हूं, और शुरुआत में जब सेक्शन 6 पढ़ा था वहां लिखा था, इस विधि या किसी अन्य विधि द्वारा जब तक मना ना किया जाए सभी प्रॉपर्टी। तो अन्य विधि मना करती है, कौन सी धारा मना करती है? अभी बढ़ गया BNSS, अभी बढ़ गया है आप, ऑफेंस नहीं बता रहा हूं मैं, मना कहाँ किया गया है? 5। सत्ताईस, ठीक। कोई पब्लिक सर्वेंट जो खुद ऑक्शन करा रहा है, जो प्रॉपर्टी बेच रहा है, ऑक्शन करवा रहा है सरकार की तरफ से, मैं ठेका निकाला, मैं PWD में हूँ कि हाँ रोड कौन बनाएगा, और खुद ही ठेके में भाग ले रहा हूँ, खुद ही बिड लगा रहा हूँ, क्या खुद लगा सकता हूँ? नहीं। खुद ही लगाऊंगा तो सबसे महंगी वाली खुद वाली चूज करूंगा और खुद को ही ठेका दे दूंगा, ट्रांसफरेबल नहीं, लॉ ने मना किया। बहुत सारे लोगों, जैसे ट्रांसफरी SC ST की जमीन, नॉन SC ST नहीं ले सकता, ट्रांसफरी डिस्क्वालिफाइड है। अरे कोई भी एग्रीकल्चर लैंड अगर SC ST से बिलोंग करती है तो नॉन SC ST उसको परचेज नहीं कर सकता है। ट्रांसफरी डिस्क्वालिफाइड, ट्रांसफरी इनएलिजिबल। क्लियर? कमर्शियल ले सकते हो, रेजिडेंशियल ले सकते हो, एग्रीकल्चर मना। चले आगे, इससे तो कमर्शियल नहीं ले पाओगे तो उन्हीं के घाटा हो जाएगा ना। SC ST जमीन ले ली, अब बेचने जाओ तो कोई लेनी ही को नहीं। क्या करे बिंगो? जब ले मार्केट डिमांड सप्लाई का ही तो खेल है, जब लेनिया कोई नहीं मिलेगा तो बर्बाद हो गए वो तो। हालांकि अब ये नेगेटिव में ही जा रहा है SC ST के लिए। मेरे पास उदराम सर में जमीन है 100 बीघा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, खटपड़ी है। तो अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वो 6-7 लाख रुपए की होगी, और SC ST उसे बेचने जाएगा 1.5 लाख 2 लाख रुपए में बिकेगी, तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ बेचारे को? बिकेगी कहाँ, SC ST को ही बिकेगी, तो ग्राहक कम हो गए। डिमांड सप्लाई का ही तो खेल है।
तो शुरुआत में तो बनाया गया था जमींदार जबरदस्ती पैसा उधार देते और उनसे साइन करवा ले, अपार कर दे SC/ST साइन करा दे थाना में 2 मिनट में। चेंज होना चाहिए समय के साथ। देखो क्या सरकार की क्या मंशा है। ये तो उस वक्त जमींदार जब आपको पैसा उधार देते थे, फसल के लिए देते थे कि हाँ फसल उगाओ, ये लो, बीज के पैसे ले लो, खेती के पैसे ले लो, बदले में जमीन अडाने रख लेते थे। पैसे नहीं चुका पाए तो बारिश हो गई, कुछ भी हो गई, फसल नहीं हुई, आपसे पैसे चुके नहीं, तो वो जमींदार क्या करते थे, आपकी जमीन हड़प लेते थे। तो इसलिए बोला गया एग्रीकल्चर लैंड, इसलिए कारण है एग्रीकल्चर, रेजिडेंशियल कमर्शियल नहीं है। तो इसलिए बोला गया एग्रीकल्चर लैंड जो है SC/ST की, वो नॉन SC/ST को ट्रांसफरेबल नहीं हो। अब इससे क्या हो रहा है, घाटा ही हो रहा है। जमीना गणी है पर मांग करेंगे कोड़े नाम पर, फिर राष्ट्र बेचनी पड़े 2-4 या नाम तो नहीं लूंगा, अभी थोड़ी देर बाद ले लेंगे रिकॉर्डिंग बंद होने के बाद। फिक्स नेता है जो समाज की सारी संपत्तियां बढ़िया पॉलिटिक्स में पैसे छापे और समाज की सारी संपत्ति हड़प ली कौड़ियों के दाम में, क्योंकि ग्राहक है नहीं खरीदने वाला। ग्राहक होंगे तो कोई भी ले लेगा, प्रॉपर्टी की वैल्यू मिलेगी। जब ग्राहक नहीं होंगे तो जो ग्राहक है उसी को देनी पड़ेगी, वो उसकी डिमांड है। आज 100 लोग खरीदने वाले हैं तो मेरी वैल्यू है कि मैं कितनी लगाऊं, मेरी प्रॉपर्टी 100 है, और खरीदने वाला ये क्या तो वो बताएगा कितने में खरीदेगा। चले आगे, H1 2 3 तीनों समझ आ गए। पहला नेचर के अपोज है, दूसरा ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, कंसिडरेशन अनलॉफुल है, और तीसरा ट्रांसफरी डिस्क्वालिफाइड। तीनों समझ आए। और H के बाद क्या आता है, I, यहां ट्रांसफरर जो भी होता है वो डिस्क्वालिफाइड है। अंतरक क्या है, असक्षम है। यहां लेने वाला है सक्षम है, H3। देने वाला, प्रॉपर्टी में कोई खोट नहीं है, ध्यान रखना। प्रॉपर्टी की खोट तो कहां खत्म हो गई, A से H1 में। क्लियर क्लियर। आई में 3 बातें हैं और तीनों कौन डिस्क्वालिफाइड है, यहाँ पे अंतरक के बारे में बोला है कि वो डिस्क्वालिफाइड है। Nothing in this section shall be deemed to authorize a tenant having an untransferable right of occupy. The farmer of an estate in respect of his default has been made in paying revenue, or the lessee of an estate under the management of a court of wards to assign his interests as such tenant, farmer or less. 3 लोग बोले। पहला क्या है सर, टेनेंट। एक किराएदार है जिसको खुद को मकान किराए पे दिया है और ये स्पष्ट निर्देश है कि आप आगे किराए पर नहीं दे सकते। तो क्या वो है अपनी किराएदारी आगे सब टेनेंसी पे दे सकता है क्या, क्योंकि उसको राइट नहीं दिया गया आगे देने का। तो आपने घर में जो किराएदार रखा है वो आगे मकान किराए पे दे सकता है क्या। सर मैं किराएदार हूं, मैं 5,000 दे रहा था, ये भी आपको 5,000 देगा। मैंने किराए पे आपसे ले लिया और आगे 5 में आपसे लिया, 6 में आगे चढ़ा दिया। क्या कर सकता है किराएदार, अगर प्रिंसिपल अलाउ करे, मालिक अलाउ करे तो हाँ, वरना जैसे जितने भी PG खुले हैं वो सब टेनेंसी का एग्रीमेंट रखते हैं अपने पास। क्योंकि PG, यहाँ तो बीकानेर की बात नहीं कर रहा, बीकानेर में तो ऑनर खुद ही अपने घर PG खोलते हैं। बाकी आप मेट्रो सिटीज में जाओगे तो ऑनर बंगले बना बना के छोड़ देते हैं। कोई ना कोई एक आदमी आता है जो जयपुर में, दिल्ली में रहने आया है, वो कहता है क्या काम करें, तो वो अपना क्या खोल लेता है, PG। प्रॉपर्टी उसके पास है नहीं, खुद का खर्चा भी निकल जाता है। जाके ऑनर से कांटेक्ट करता है, भाई कितने में किराया, क्या 18,000। 18,000 रुपए में पूरी बिल्डिंग किराए पे ली, आगे 10-10, 8-8, 9-9 हजार रुपए में कुक रख लिया, सब रख लिया, और सबको 9-9 हजार के भाड़े के अंदर मिनक भर लिए वहां पे। वो सब लीज हो गया, वो पहले से तय होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे ही अपना खर्चा निकालते हैं बाहर जो रहते हैं। तो ऐसा टेनेंट जिसके पास अपनी टेनेंसी का नॉन ट्रांसफरेबल राइट हो, कैसा राइट हो कि तू रह सकता है पर किसी और को टेनेंसी, क्या वो आगे दे सकता है, क्या नहीं दे सकता। तो कौन डिस्क्वालिफाइड है, अंतरक, वो जो भी बोलते हैं ट्रांसफरर। बस इतना सो रहेगा, ट्रांसफरर 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 बाद में देखेंगे ना। चलो पहला समझ आएगा, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू ऑथराइज टेनेंट हैविंग एन अनट्रांसफरेबल राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। आप रह सकते हो पर इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो वो नहीं कर सकता, सिंपल। दूसरा,
ए फार्मर एक किसान है जिसे आपको किसके लिए दिया गया है, खेती के लिए दिया गया, किसानी के लिए जमीन दी गई है, और वो उसका रेवेन्यू, उसको खेती करो, सरकार को क्या भरते रहो, रेवेन्यू भरते रहो। आपने रेवेन्यू नहीं भरा है तो आप अपनी किसानी आगे कहीं किसी और को नहीं दे सकते, आपको अपना रेवेन्यू पहले पे करना पड़ेगा। और लास्ट लेसी, जो कौन से एक्ट के अधीन अपॉइंट हुआ है, कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स एक्ट, यानी जब बच्चे मेजर नहीं होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को ध्यान रखने के लिए, उनकी संपदा का ध्यान रखने के लिए एक एक्ट है, कोर्ट ऑफ वार्ड्स एक्ट। तो वो लोग लीज, सर मतलब कोर्ट टाइप ही हो गया, वो लीज पे दे सकते हैं आगे प्रॉपर्टी। जिसको लीज पे दिया है वो क्या आगे दे सकता है, क्या नहीं। चेक करते हैं वो, कोर्ट चेक करता है कि भाई किसको लीज पे दी जाए, लेसी कौन हो, इनको लेसी बना दे, इनको बना दे, जो एलिजिबल है उसी को बनाते हैं, और लेसी उसे आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता बिना कोर्ट की परमिशन। तो 3 लोग इन एलिजिबल हो गए। टेनेंट हैविंग अनट्रांसफरेबल राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, फार्मर डिफॉल्टिंग लैंड रेवेन्यू, और लेसी अपॉइंटेड अंडर कोड ऑफ वार्ड्स एक्ट। अब एक बार सारा बोल दो। सेक्शन, मस्त चीज पढ़ ली आपने, सेक्शन 6 क्या है सर, व्हाट एक्चुअल में तो क्या है, नॉट पे, क्या ट्रांसफर नहीं हो सका। इसमें 2 भाग हैं, नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, नॉन प्रॉपर्टी कहां से कहां तक है सर, ए से H1। फिर हमने पढ़ा H2 क्या है सर, अनलॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट, आया ना। कहा है सर, H2 में। फिर हमने क्या पढ़ा, डिसक्वालिफाइड ट्रांसफरेज, डिसक्वालिफाइड ट्रांसफर, H3, गुड वर्क। लास्ट हमने क्या पढ़ा, डिसक्वालिफाइड, वो जो भी है। आई में आया ना, इधर आओ, ए से एच फटाफट बोल दो, ए स्पेस सक्सेशन लिख दूं क्योंकि एग्जाम में इस नाम से आएगा, इसलिए आदत डाल लो, है ना, इसलिए ये लिख रहा हूं बार बार। दूसरा, मेयर राइट टू री एंट्री, हिंदी वालों को समझ आ रहा है ना, स्पेस सक्सेशन केवल संभावना, ट्रांसफरेबल नहीं है। मेयर राइट टू री एंट्री केवल पुनः प्रवेश का अधिकार, ऑनर के अलावा, एक्सेप्ट ऑनर, बोलो लास्ट बार पढ़ा रहा हूं, सी ईजमेंट अपार्ट फ्रॉम, पूरा क्यों लिखा रहे हो, डायरेक्ट में लिखा हुआ है ना, डी इंटरेस्ट जो ऑनर तक ही रेस्ट्रिक्टेड हो, इंटरेस्ट जो कहां तक रेस्ट्रिक्टेड हो, ऑनर तक ही रेस्ट्रिक्टेड हो, वो आगे नहीं जाएगा। डबल डी फ्यूचर मेंटेनेंस, ई मेयर, मेयर मतलब केवल, मेयर राइट टू, शू ट्रांसफरेबल नहीं है सर। नेक्स्ट, पब्लिक ऑफिस, सैलरी सब ठीक है, स्टाइपेंड्स, पेंशंस, पॉलिटिकल पेंशंस ट्रांसफर नहीं है। जी के बाद H1, अपोज टू इट्स नेचर, जिस चीज के लिए दी है उसको ही खंडन कर देगी तो क्या फायदा।
जिस पर्पज से प्रॉपर्टी बनी है उसी के उल्लंघन के अंदर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, नहीं किया है। प्रॉपर्टी अलॉट ही काय के लिए हुई है किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए, तो ट्रांसफर उस पर्टिकुलर पर्पज से अलग के लिए नहीं हो सकता है। क्लियर? मकान बना ही गरीबों के निवास के लिए है, तो वहां कौन निवास करेगा? गरीब ही निवास करेंगे, वो अदर देन व्यक्तियों को ट्रांसफर नहीं हो सकता। क्लियर? जमीन अलॉट गोचर के लिए हुई है तो वो रेजिडेंशियल को ट्रांसफर नहीं हो सकती। सर वो कहाँ रहेगी? गोचर में ही रहेगी। आ रही है बात समझ? पता चल गया अब तो ये? इनमें कोई कंफ्यूजन है क्या कहीं? ठीक है। H2 क्या पढ़ा था हमने? सेक्शन 23 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, अनलॉफुल कंसिडरेशन, टांगे तोड़ी आओ बदले में मकान दे दूंगा, है आग लगाया उसके घर के बदले में कार दे दूंगा, ये सारी ट्रांसफर गलत है। H3 ट्रांसफरी खुद इनएलिजिबल है, डिस्क्वालिफाइड है, वो किसी भी लॉ में हो सकता है, ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, ड्यू टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ड्यू टू एनी अदर लॉजिक, किसी भी कारण से। जैसे SC ST का हमने एग्जांपल लिया, नॉन SC ST उनकी जमीन नहीं, यहाँ ट्रांसफर ही क्या है? डिस्क्वालिफाइड। और लास्ट ट्रांसफरर जो भी है वो डिस्क्वालिफाइड कैसे है? यहाँ तीन है। पहला टीनेंट हैविंग अनट्रांसफरेबल राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, पूरा लिखना नहीं तो गलत हो जाए। टीनेंट ट्रांसफर तो कर ही सकता है, पर उसके बाद राइट ही कैसा है? अनट्रांसफर। दूसरा फार्मर डिफॉल्टिंग लैंड रेवेन्यू, और तीसरा लेसी अपॉइंटेड अंडर कोर्ट्स ऑफ गॉड है, वो ट्रांसफर नहीं। चले आगे, चले आगे। क्या धारा 6 आपको आती है क्या? पक्का याद हो गया क्या? गुड, कल पूछा जाएगा आपसे। चले आगे। सेक्शन 7 क्या कहते हैं? पर्सन कॉम्पिटेंट टू अंतरण करने के लिए सक्षम व्यक्ति कौन होते हैं सर? 9 तक पूरा पढ़ाऊंगा भाई, सॉरी है ना, 9 तक पूरा पढ़ाए। पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर, आप बताओ कौन ट्रांसफर होता है के लिए कॉम्पिटेंट? तो है ही सारा। दो शर्तें हैं इसमें, पहला संविदा के लिए सक्षम हो और दूसरा मालिक हो। संविदा के लिए सक्षम हूं, पर क्या मैं आपको ताजमहल बेच दूं? नहीं, मैं उसका मालिक या तो मालिक हूं या मालिक द्वारा ऑथराइज्ड, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आइए पढ़ते हैं पर्सन कॉम्पिटेंट टू। ये सेक्शंस बहुत काम आने वाले हैं पूरे टीपी के अंदर। सेक्शन 7 आगे पूछूंगा पर्सन, क्योंकि इसके अपवाद पढ़ेंगे हम आगे। पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर, सेक्शन 6 के A का भी हम अपवाद पढ़ेंगे आगे। एस्टॉपल, सेक्शन 7 का अपवाद हम पढ़ेंगे आगे। ऑस्टेंसिबल ऑनर, आपको ये धाराओं का बेस पता होना चाहिए ताकि आगे अपवाद पढ़ते वक्त चीजें ध्यान रहे। सेक्शन 5 का अपवाद कहा जाता है धारा 13, जो कि है नहीं, पर वो हम डिटेल में उसको मैच करते हुए पढ़ेंगे। तो ये धाराएं याद रहनी चाहिए, तब आगे की धाराओं से समझ आएगी। ठीक है। पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर कौन है अंतरण करने के लिए सक्षम? आइए देखते हैं क्या लिखा है। ये तो उल्टा ही लिखता है, एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, हर व्यक्ति जो संविदा करने के लिए सक्षम है। कोई बात नहीं सर, एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, हर एक व्यक्ति जो संविदा करने के लिए सक्षम। सेक्शन 11 में ही तो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कौन व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है बताओ? मेजर, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। इंडियन मेजॉरिटी एक्ट
1875 के तहत जो व्यक्ति, धारा 3 है इसकी, उसके तहत जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है वो क्या कहलाता है? मेजर, यानी वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। अभी ये उम्र 18 है, ये 20 कर देंगे इस एक्ट में तो 20 हो जाएगी, 30 कर देंगे 30 हो जाएगी, 16 कर देंगे 16 हो जाएगी। अभी मेजोरिटी की उम्र इस एक्ट में कितनी है? 18। यानी आप 18 वर्ष के होते ही, धारा 3 इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 कहती है 18 वर्ष की आयु प्राप्त करते ही आप क्या हो गए हैं? मेजर। व्यस्क, हिंदी वाले लिख लो व्यस्क। स्वस्थ चित्त, साउंड माइंड को क्या बोलते हैं? स्वच्छ, खोपड़ा सही है, ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ रही है ना। और लास्ट, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, विधि ने असक्षम घोषित आपको नहीं। विधियां बहुत सारे लोगों को, जैसे इंसॉल्वेंट व्यक्ति है, दिवालिया व्यक्ति है, एनिमी एलियन है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजों के लिए क्या घोषित कर देती है? डिस्क्वालिफाइड। वो भी संविदा नहीं कर सकते। क्लियर? तो 3 लोग संविदा करने में सक्षम है। कौन? जो माइनर हो, अनसाउंड माइंड हो और डिस्क्वालिफाइड माइंड। यानी कौन कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है? मेजर, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। याद रहेगा? तो एक तो ये हो गया। और क्या बोला? तो आप सब मेजर हैं, आया ना? साउंड माइंड, साउंड माइंड हो ना? स्वच्छित हो, खोपड़ा ठिकाने है। भले एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अभी 2 लीटर की पानी बोतल बात की थी। खत्म ही कर दी। रात के हैंगओवर के परिणाम है। अब 30 लागी रात तो आवे जी। पानी कम हो जाता है तो विटामिन सी कम हो जाता है ना। चलिए इधर आइए, कहाँ थे? एक तो पर्सन कमिटेंट टू ट्रांसफर इधर हो गया, ये तो याद है सबको। दूसरा पढ़ते हैं, क्या लिखो? एंड। एंड का मतलब जानते हैं सारे लोग? प्लस। यानी इसके साथ एक और चीज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए सर? एंटाइटल्ड टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। एंटाइटल मतलब हक होना चाहिए उस संपत्ति में उसका। क्या होना चाहिए? हक। हक कैसा हो सकता है? आगे ट्रांसफर करने का, मालिक के तौर पे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, पर होना क्या चाहिए? एंटाइटल, हकदार होना। एंड एंटाइटल टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, या तो एंटाइटल हो और ऑथराइज टू डिस्पोज ऑफ ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, नॉट हिज। दोनों में से कोई भी एक। क्या लिखा है सर? ए बी का 1। एंटाइटल्ड, मालिक होना चाहिए, ऑनर होना चाहिए, एंटाइटल हकदार होना चाहिए, एंटाइटल्ड ऑफ द ट्रांसफरेबल। या तो खुद एंटाइटल हो, हकदार हो, और नहीं हो तो कोई बात नहीं। क्या हो सकता है? बी का 2, ऐसे लिख लो। इन दोनों में से एक है ना। ए प्लस बी होना चाहिए, बी का 1 हो चाहे बी का 2। और ऑथोराइज्ड, क्या लिखा है? या तो खुद मालिक है, ऑनर है, एंटाइटल्ड है, या खुद तो नहीं है परंतु जो ऑनर है, एंटाइटल्ड है, उसकी तरफ से ऑथराइज है, तो वो भी तो संपत्ति को बेच सकता है। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? पावर ऑफ अटॉर्नी की जरूरत नहीं है। आम आम चीजों में देखो ना, आप बहुत नॉर्मल लिया करो चीजों को। आप दुकान पे गए, दुकान मालिक नहीं बैठा, दुकान में उनका काम करने वाला आदमी बैठा है, वो चीज नहीं बेचता क्या आपको? क्या वो मालिक है? क्या वो एंटाइटल है? नहीं, पर ही इज ऑथराइज टू सेल दैट प्रॉपर्टी। एकदम बेसिक लिया करो लोग।
जितना नीचे नीचे सो सकते हो, डेली का काम सो सकते हो उतना। पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल खरीदते हो, मालिक देता है क्या आगे? सिंपल। पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर कौन है सर? पहला इंटाइटल टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट 3 लोग होते हैं, व्यस्क, स्वैच्छिक, विधि द्वारा डिस्क्वालिफाइड नहीं, वो हो गया। प्लस एक और चीज चाहिए, या तो वह इंटाइटल्ड हो, हकदार हो, या फिर हकदार व्यक्ति द्वारा ऑथराइज। कोई दिक्कत है क्या? जिसका अपवाद है हम आगे पढ़ेंगे, पर ठीक है, एक बार इतना ही। क्लियर? क्लियर? कोई दिक्कत? सेक्शन 7 में हो गया। सेक्शन 7 आज ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर, अंतरण का प्रभाव। क्या प्रभाव होता है अंतरण से? मैंने ये फोन आपको दे दिया, अब क्या होगा? मैंने ये जमीन, ये घर आपको दे दिया, अब क्या होगा? जितना मेरा था उतना आपका है, ये होगा, और तो क्या होगा? नो वन कैन ट्रांसफर बेटर टाइटल देन ही। अगर ये मेरा है तो ये जमीन भी आपकी हो गई, ये मकान भी आपका हो गया, ये दीवारें भी आपकी हो गई, ये गेट भी आपके हो गए, ये जो परमानेंटली भूगत चीजें हैं, ये कहीं कैमरा, लैपटॉप, ये छोड़ जाओ, टेबल छोड़ जाओ, खुद को छोड़ जाओ, ये नहीं है ना। बर्तन बासन छोड़ जाओ, ये नहीं। जो भूगत चीजें, भूगत पढ़ा था ना हमने, इसलिए तो पढ़ा था, वो सारी आपकी हो। ताला, चाबी, लॉक, जितनी भी चीजें अंदर। ताला चाबी भी नहीं यार, आप खुद में ही तो पूंठा में आजकल खुद में आवे हैं। फिर चाबी ले जाओ, गेट छोड़ जाओ, केकरा आग लो। ठीक है। यस सर। तो गाड़ी दी है तो गाड़ी में लगे हुए सब, स्टेयरिंग, स्टेयरिंग काट लो, इंजन, तो स्टेपनी, जैक, सब साथ है। ये इतना सा कह रहा है, आइए पढ़ते हैं क्या है। Unless a different intention is expressed or necessary implied, a transfer of property passes forthwith, तत्काल क्या दे देता है? To the transferee all the interest which the transferor is then capable of passing in the property and in the legal incident there. जितना देने वाला अंतर के पास हक है, वो सारा का सारा हक तत्काल किसके पास चले जाता है? ट्रांसफरी के पास चला जाए। मेरा जितना हक है, अब प्रॉपर्टी में क्या हो गया? आप सर कन्वे फ्यूचर में हो रही है तो फ्यूचर में हक जाएगा। अभी हम क्या बात कर रहे हैं? अगर ट्रांसफर हो गया है, अभी हो गया है, तो मेरे पास जितना हक था वो प्रॉपर्टी में अब हाथों हाथ आप। मैंने कार आपको बेची, अब मेरा जिस कार, उस कार में जितना हक था उतना ही आपका है। हक भी, और उसके साथ साथ जो भी विधिक प्रासंगिकता आती है, अब मुकदमा होगा तो आप पे होगा, अब गाड़ी ठोकोगे आप तो आप पे होगा, अब चालान कटेगा तो आपको देना है, तो सभी लीगल इंसिडेंट्स भी आपके ही हो गए हैं। आया ना? आज के बाद सारा हक भी और सारे लीगल प्रसंगतियां भी अब आपकी। क्लियर? क्लियर? अब गाड़ी आप मॉडिफाई करा के चलाते हो, चालान कटता है तो आपका कटेगा, रफ ड्राइविंग करोगे चालान कटेगा, आपका कटेगा, सब कुछ अब कायगा हो गया है आपका। इंश्योरेंस के बिना गाड़ी चला रहे हो तो केस आप पर होगा। आया ना? हिंदी वाली। जब तक कोई भिन्न अभिव्यक्त न हो या आवश्यक रूप से निश्चित न हो, संपत्ति का अंतरण अंतरिति को तत्काल ही संपत्ति में के और उसकी विधिक प्रसंगियों में के उस समस्त हित का संक्रामण कर देता है जिसका संक्रामण करने के लिए अंतरक तब समर्थ। ठीक है। और इन लीगल इंसिडेंट्स में आप पे विधिक लाइबिलिटीज, राइट, सब आपके पास आ जाते हैं। लाइक आप, मैंने आपको कार ट्रांसफर की तो कार की कीज, कार को चलाने का अधिकार, ये सभी भी आप ही के पास आ जाए। इन प्रसंगतियों में क्या क्या आते हैं जो आप समझते हैं वो तो है ही, और क्या है यही पूछते हैं ज्यादातर। जहां की संपत्ति भूमि है, मैंने आपको क्या दिया है? भूमि दी है, तो भूमि के साथ अपने आप क्या चला जाएगा? उसका ईजमेंट। आया ना? प्रॉपर्टी के साथ तो ईजमेंट ट्रांसफर होता ही होता है, और क्या चला जाएगा? अगर उस भूमि से क्या आ रहा है? भाड़ा आ रहा है, तो अब आगे से भाड़ा आपका हो जाएगा, बेचने के बाद का भाड़ा। और कोई लाभ आ रहा है या कोई फसल आ रही है या कोई भी चीज उसमें उगी हुई है, लगी हुई है, वो सब काय की है? आपकी है। हाँ या ना? क्या मेरी रहेगी?
मैंने अभी कहीं पे मान लीजिए जमीन खरीदी, तो ये नहर जो जाती है उसमें बारी आती है आपकी, बताओ तो आपको 2 घंटे 3 घंटे आपकी बारी आती है, तो मैंने जो जमीन खरीदी उस जमीन के साथ वो नहर की बारी भी तो मेरे को ट्रांसफर हो जाएगी या केवल जमीन आएगी? वो नहर में से 3 घंटे पानी लेने का राइट जो उस वक्त उस ओनर का था, वो अब, क्योंकि वो जमीन के साथ के इंसिडेंट है, वो जमीन के कारण राइट है। जमीन के साथ ही ईजमेंट होता है, तो डोमिनेंट हेरिटेज के साथ ईजमेंट भी मेरे को आ जाएगा। जमीन के साथ ही सरकार से पानी लेने का अधिकार था, वो राइट भी अब मेरा हो जाएगा। आया ना? किसी गांव के अंदर एक चौक बना हुआ है जहां आप गांव वालों की गायें चरा सकते हैं, एक चौक बना हुआ है जहां गांव वालों की जो शादियां होती है वो हो सकती है, टेंट लगा सकते हैं। मैंने उस गांव में एक प्लॉट खरीदा, इतना सा छुटकू सा, इस प्लॉट के साथ मुझे यहाँ गाय चराने का अधिकार और यहाँ शादी करने का अधिकार भी मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं? प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट और प्रॉपर्टी के साथ जुड़ी हुई जितनी भी सुविधाएं हैं जो उस व्यक्ति को थी, वो सब अब मेरी हो गई। क्लियर? नेक्स्ट, जहां की संपत्ति भूबद्ध मशीनरी हो, जमीन में धसी हुई क्या है? मशीन है, तो मशीन के साथ साथ उसके जो पार्ट है, कोई जनरेटर वही है, साला बहुत तो है, तो बहुत तो खुद ले जाएगा सागे, वो दी है तो वो तो भी मार सके ऐसी। और जहां की कोई संपत्ति, कोई गृह हो, घर हो, तो वहां घर में आने जाने का या जो भी सुखाधिकार है, हवा पानी का, अंतरण के पश्चात प्रोद्धामन, जितने भी भाड़ा है उसका, स्थायी भोग के लिए, उपबंधित के लिए ताले, परमानेंट जो ताला चाबी है उसके जो अंदर लगे हुए हैं वो, और छड़ें, खिड़कियां, दीवारें, द्वार सब खोल के ले जाऊं क्या? बल्ब, बल्ब नहीं है, ये अंदर फॉल सीलिंग लगी हुई है सर, ये मेरी है, ये ले जाता हूँ। चिटकनियां ले जाता हूँ, ले जाऊं क्या सब? ईंटें ले जाता हूँ, बढ़िया क्वालिटी लगाई है सर, ये तो निकाल ही लेता हूँ, है गाटर काट लिया, ऊपर है फॉल सीलिंग नहीं, ऊपर रहने दे, ऊपर टेनिया ले जाओ। हाँ हाँ हाँ, ये सब यहीं रहेंगे, साथ में जाएंगे, ठीक है? यस सर। जहां की कोई संपत्ति, ये तो लॉजिकल है, रटने का समझाने का कुछ भी नहीं है, बहुत लॉजिकल है। हटके ले जाओगे साथ में, कहीं हुए ही आने का सर, कुछ बात बहुत है धरती पर, इसीलिए तो लॉ बनाने पड़े उन कुचमादियों से दूर रहने के लिए कि भाई अपन ने पहले दिन ही क्या बात, ये लॉ बनाई क्यों है? ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी झगड़े बहुत होते थे, मकान दिए, गेट तोड़ दियो, 3 कुंटलों लगाओ है भाई, यहाँ तोड़ छोड़ जाओ, अल्ले मोटर उठा लीजिए लोग घर गए। अरे भाई मोटर तो लॉजिकल बात है, पानी कैसे चढ़ेगा? स्टेप नहीं काट ले लोग, म्यूजिक सिस्टम काट ले लोग गाड़ी में, अरे बहुत आम चीजें हैं, सीट कवर निकाल ले, और तो और दूर सिम लगाओ। चले आगे। और जहां की संपत्ति कोई ऋण है या अन्य दावा है, तो ऋण अगर है तो उसके साथ अगर ऋण की कोई सिक्योरिटी है तो वो भी ट्रांसफरेबल है, साथ में पढ़ लेना। लास्ट सेक्शन 9 वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको कल ही बता चुका हूं, ओरल ट्रांसफर, ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मे बी मेड विदाउट राइटिंग। यानी क्या ओरल ट्रांसफर हो सकते हैं क्या? कोई मना नहीं है, जब तक विधि ने स्पष्ट से ना कह दिया हो कि ये ट्रांसफर लिखित में ही होगा। जैसे 100 रुपए की मूल प्रॉपर्टी केवल लिखित में बिकती है, रजिस्टर्ड होनी चाहिए। 100 रुपए से ऊपर का मोर्टगेज मूल का लिखित में ही होगा। लीज 1 वर्ष या उससे ऊपर की करनी है, लिखित में ही होगी। रेंट एग्रीमेंट, अब रेंट कंट्रोल एक्ट ने कह दिया लिखित में होगा, तो लिखित में ही होगा। गिफ्ट इमोल प्रॉपर्टी का लिखित में होगा, मतलब लिखित में, जिनका लिखित बोल दिया वो लिखित, बाकी आप रोड पे जाते हो, साबुन सरफ पेन पेंसिल कुछ लेके आते हो, क्या लिखित करके लाते हो क्या? नहीं, क्योंकि लॉ ने नहीं कह रहा, मना नहीं कर रखा लिखने का कंपलसरी। जब तक लिखने का कंपलसरी लॉ ना कह दे, हर एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैसे हो सकता है? ओरल हो सकता है, कोई मना। ये कार वगैरह हम खरीदते हैं, लोग लिखित करा रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, ट्रांसफर आपके नाम हो रही है तो वो लिखित के लिए कंपलसरी है, तो वो करनी पड़ेगी। क्लियर? दौड़ जाओ, आज इतना ही। क्या कह रहे हो? कल आफ्टर क्लास आपका टेस्ट है बीएनएसएस का, है ना? क्लास तो होगी होगी, इसके बाद आपका टेस्ट है, तो घर से खाने पीने का
पीने का तो काशी जी कर लेंगे इंतजाम, खाने का इंतजाम आप लोग करके बनाए, ठीक है।